गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर कर रहे थे। सब्सिडरी बुक्स में हमने सारी सब्सिडरी बुक्स खत्म कर ली थी, कैश बुक भी खत्म कर ली थी। बस कैश बुक की एक आखिरी वैरायटी पेटी कैश बुक, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। दोबारा से नाम पढ़ लीजिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्रिटी कैश बुक नहीं है ये। वो कैश बुक नहीं है जो बहुत सुंदर दिखती हो। दिस इज पेटी कैश बुक। पेटी वर्ड का मतलब होता है, जैसे कभी कभी हम कहते हैं दो दोस्तों में अगर लड़ाई हो रही हो किसी छोटी सी बात पे, तो हम कह देते हैं क्या पेटी इश्यूज पे लड़ते रहते हो। क्या मतलब हुआ? बस एग्जैक्टली वही चीज होती है पेटी कैश बुक। यानी पेटी कैश बुक का मतलब ये भी नहीं है कि जो छोटे नोट वाली कैश बुक बनाई जाए, वो वाली कैश बुक कि 5 का नोट होगा, 10 का नोट होगा तो पेटी कैश बुक, ऐसा नहीं। क्या मतलब है इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं, आराम से इस बात को समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये बच्चा मेरी कंपनी में मेन कैशियर है। कैशियर जिसका काम है बिजनेस में जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो इनके हाथ से ही जाएगा। कैश का आना इनके पास रिकॉर्ड होगा, कैश का जाना इनके पास से रिकॉर्ड होगा। कोई चेक आएगा वो ये रिकॉर्ड करेंगे, कोई चेक इशू होगा तो इसकी एंट्री ये कैश बुक में पास करेंगे। राइट? तो बहुत बिजी इंसान है, क्योंकि कैश का लेन देन बहुत सारा होता है हमारे यहां, और खासकर जब मंथ एंड होता है तो ये बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री के मजदूरों को हम सैलरी जो पे करते हैं, बहुत सारे मजदूर कैश में लेते हैं, तो इनके काउंटर के बाहर लाइन लगी होती है। आप कभी बैंक गए हैं दोस्तों? बैंक में अगर आपने कैशियर का वो काउंटर देखा हो, एक ग्लास एनक्लोजर होता है, वो छोटी सी खिड़की बनी होती है जिसमें से हाथ डाल के पैसा दिया जाता है, लिया जाता है। बस वैसे ही इनका भी कैबिन है जहां पे ये बैठते हैं। इन्हें हमारे बिजनेस में कहा जाता है मेन कैशियर या जनरल कैशियर। मेन कैशियर या जनरल कैशियर। इनके पास जो कैश पड़ा है वो किसका कैश है, इनका या बिजनेस का? तो वो कैश इन हैंड बिजनेस का एसेट है। राइट ना? मंथ एंड चल रहा है दोस्तों और ये बहुत बिजी है। बिजी क्यों है? क्योंकि इनके काउंटर के बाहर लाइन लगी हुई है, वर्कर्स अपनी सैलरी लेने के लिए खड़े हैं। एचआर डिपार्टमेंट से इनके पास एक लिस्ट आ गई है किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करनी है। तो एम्प्लॉय आता है, अपना आई कार्ड दिखाता है, अपना नाम बताता है, ये उसका देखते हैं सब कुछ और सैलरी पे कर देते हैं। राइट? अब ये बिजी है दोस्तों नोट गिनने में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी किसी को 10,000 रुपए देने हैं। 100 वाले नोटों की गड्डी है, 82 83 84 85, और इनके दरवाजे में पीछे नॉक होती है, ठक ठक। ये एक बार इग्नोर करते हैं, 86 87 88, ठक ठक ठक, और अब बेचारों को काम रोक के खुद दरवाजा खोलना पड़ता है। क्या इमरजेंसी हो गई? तो ये दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजे के बाहर कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर यानी मैं, मेरा सेक्रेटरी खड़ा हुआ है। ठीक है? और वो कह रहा है अमित सर के रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए चाय समोसे लेके आने हैं, लाओ 500 रुपए। ये बेचारा कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, और पीछे से किसी ने कहा अमित सर के रिश्तेदार यानी डायरेक्टर के रिश्तेदार आए हैं और उनके लिए चाय समोसे के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा चाहिए। क्या करेगा? देना ही पड़ेगा दोस्तों। और वो अमित सर का सेक्रेटरी है, बॉस का सेक्रेटरी है, तो इतनी बड़ी लाइन में तो आया नहीं, पीछे से आया बैक डोर, और इसको देना पड़ा। तो इसने अपना काम छोड़ के पैसे पकड़ा दिए। ठीक है? कैसा लगेगा? ईमानदारी से बता ना, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, मतलब मन करेगा कुछ बोलने का। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये फिर अपने नोट गिनने शुरू करे, लेकिन अब भूल गया कहां तक पहुंचा था। फिर से दोबारा से 1 2 3 4 5 6, इतनी देर में थोड़े से 2-4 लोगों को सैलरी और दी, इतनी देर में फिर से दोबारा से पीछे नॉक हुआ। कंपनी में सिर्फ मैं ही बॉस छोड़ना हूं दोस्तों, एचआर मैनेजर भी है, मार्केटिंग मैनेजर भी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग बॉसेस है, सबके सेक्रेटरी होंगे। अगर मेरे रिश्तेदार आ सकते हैं तो उनके भी आ सकते हैं। अब की बार फिर से दरवाजे में नॉक हुई, इसको खोलना पड़ा, और वहां खड़ा था एचआर मैनेजर का सेक्रेटरी, एचआर के बॉस का, और वो कहता है सर के लिए एक स्पेशल पेन लेके आना है, उसके लिए 1000 रुपए दो। मतलब एचआर मैनेजर साहब हमारी ऑफिस वाली स्टेशनरी यूज नहीं करते हैं, उन्हें एक स्पेशल तरह का पेन चाहिए होता है जो हमारे स्टोर में नहीं होता है, तो उनके लिए पेन हमेशा बाहर से खरीदने जाया जाता है, और उसके लिए उसे चाहिए थे पैसे। वो आया इसके पास, ये बेचारा फिर नोट गिन रहा था और फिर रुक गया और दरवाजा खोलना पड़ा। क्या पैसे देने पड़ेंगे? दे दिए दोस्तों। लेकिन इतनी देर में अब सामने वाले जो वर्कर्स खड़े हैं, क्या वो भी कुछ बोलेंगे? अब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है, 2-4 गालियां भी निकाली है जो हम बोल नहीं सकते हैं। ये बेचारा डांट खा रहा है, बातें सुन रहा है, किस वजह से? क्योंकि जिन बॉसेस ने रूल्स बनाए कि कैशियर के काउंटर के सामने लाइन लगेगी, वही रूल बाईपास करवा रहे हैं।
अब ये थोड़ा परेशान है और सारे काम निपटा के शाम को थका हारा मेरे पास आता है और मुझे ये कहता है, सर आपने मुझे एक काम दिया हुआ है कैशियर वाला, क्या आप मानते हैं जिम्मेदारी वाला काम है? मैं कहता हूं हाँ यार बिल्कुल जिम्मेदारी वाला काम है, कैश तो सबसे क्रिटिकल एसेट होता है, चोरी होने के चांसेस भी है, रिस्क भी है। कह रहा देखो सर अगर आप ये बात मानते हो कि मेरा काम इंपॉर्टेंट है, अगर कैश कोई आता है तो मुझे सारे नोट गिनने होते हैं, अगर कभी एक नोट कम रह जाए, मान लो किसी ने कहा कि 10,000 रुपए है और मैंने रसीद काट दी 10,000 की और निकले 9,900, तो आप मेरी सैलरी में से काट लेते हो। अगर नोट गिनते हुए कोई नकली नोट आ जाए और मैं ध्यान ना दूं, आप वो नकली नोट के पैसे मेरी सैलरी से काट लेते हो। अगर कोई फटा हुआ नोट निकल जाए तो मेरे को डिडक्शन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब अगर मैं किसी को नोट गिन के ज्यादा दे दूं, सैलरी देते हुए 10,000 की जगह 10,100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए मेरी सैलरी से कट जाते हैं। अगर मेरा काम इतना क्रिटिकल है, आप लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो रूल्स को तोड़ने वाले भी आप लोग ही हो, पीछे से अपने सेक्रेटरी को भेज देते हो। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम बढ़ जाता है और सिर्फ मेरा काम नहीं बढ़ जाता, एक ही टाइम में मैं उनके लिए काम करूं या आपके लोगों के लिए काम करूं, सामने वाले भी मुझे गालियां निकाल रहे हैं। मैं गाली क्यों खाऊं सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। मैं इनकी प्रॉब्लम को समझता हूं और मैं इन्हें कहता हूं कोई बात नहीं, आई विल लुक इनटू इट। एक अच्छे बॉस की तरह आई हैव सेड मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूं एंड आई विल लुक इनटू इट। अब मैं कंपनी में एक ऐसे इंसान की तलाश में हूं जो थोड़ा वेला हो। वेला मतलब ही हैज सम आइडल टाइम, फ्री टाइम। मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखता हूं कोई वेला नहीं दिखता, अकाउंट्स वाले बड़ा काम करते हैं, मान लेते हैं ऐसा, अपने आप थोड़ा वेला बोलेंगे हम तो तो अकाउंट्स वाले सारे बड़े बिजी है। मैं एचआर डिपार्टमेंट में जाता हूं, वो भी बहुत बिजी है, वर्कर्स के बहुत सारे इश्यूज है, उन्हें संभालने में बिजी है। मैं ऐसे ही राउंड में होता हूं दोस्तों, और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में एक पर्सन दिखाई देता है। किसी को नॉमिनेट कर लेते हैं, कर लो तेरे को, योर गुड नेम इज, नहीं आगे, हाँ ग्रीन, हर्ष, बुरा तो नहीं मानेगा? अच्छा, हर्ष हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और मैं सेल्स डिपार्टमेंट से गुजर रहा था, तो हर्ष को मैंने शाम को 5 बजे के करीब बात है, 4, साढ़े 4, 5 बजे की बात, और हर्ष किसी और से बातें कर रहा था। ठीक है, अपने सेक्शन से खड़ा होकर दूसरे के सेक्शन में झांकते हुए बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है, और काम की बातें नहीं, गप्पे मार रहा है। राइट, आईपीएल में क्या हुआ, केएल राहुल से क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला, शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी लेकिन मैच में, ब्ला ब्ला ब्ला, खूब कहानियां मार रहा है। और दूसरा वाला काम कर रहा है लेकिन ये बातें करा जा रहा है। अच्छा, उससे फ्री हुआ तो दूसरे की जगह जाके बात शुरू हो गई। मतलब सारे बाकी काम कर रहे हैं लेकिन ये इधर उधर सब गप्पे मार रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज काम नहीं होगा इसके पास, कोई बात नहीं, और मैं आ गया अपनी सीट पे। अगले दिन में फिर राउंड पे, और अगले दिन फिर ये सेम हाल। मैंने 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, ये ना खुद काम कर रहा होता है ना दूसरों को करने देता है। अब मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि ये थोड़ा अंडर ऑक्यूपाइड है, वेला है। मैं एक दिन शाम को इसको फोन करता हूं एंड आई आस्क हिम, हर्ष बेटा थोड़ा काम है तुमसे, तुम आओगे? और हर्ष कहता है हाँ हाँ सर, आपने बुलाया, जरूर आऊंगा, बस अभी आया। और हर्ष मेरे केबिन में आ जाता है एंड मैं हर्ष को कहता हूं, हर्ष यार एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जो मैं किसी ऐसे इंसान को दे सकता हूं जिसमें ट्रस्ट कर सकूं। मैं ढूंढ रहा था ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसमें ट्रस्ट कर सकूं, और तुमसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान मुझे दिखाई नहीं देता। वेला नहीं बोल सकता ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना होता है। राइट, समझते हो ना दोस्तों, काम निकलवाना है तो काम करवाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। सो मैं उसकी थोड़ी तारीफें करके कि मुझे ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए, एंड हर्ष इज लाइक थोड़ा प्राउड फील करते हुए, हाँ हाँ सर आप मुझे बताओ, मैं करूंगा। मैंने कहा तुम टाइम निकाल पाओगे? कह रहे सर वैसे तो बहुत बहुत बिजी हूं, गर्दन उठाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आपने इतना भरोसा करके मुझे कहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाऊंगा, कर दूंगा सर, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूं कितना काम है इसके पास, लेकिन कोई बात नहीं। एंड नाउ आई टेल हिम, हर्ष देखो हमारे बिजनेस में ना बहुत सारी छोटी छोटी पेमेंट्स होती है। जैसे कोई स्टेशनरी खरीदनी है तो उसके लिए पैसे देने होते हैं, कोई ऑफिस के काम से बाहर जाता है तो उसे कन्वेंस देना होता है, कोई रिफ्रेशमेंट, कोई लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पेमेंट्स करनी होती है जिसके लिए कैश इन्वॉल्व होता है, और कैश बहुत ट्रस्ट वाले इंसान को ही दिया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास कंपनी का कुछ कैश रखवा दूं, और जिसको भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे करने हो वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें बिल वगैरह डिटेल्स प्रोवाइड करेगा,
और तुम वो पैसे चेक करने का उसे पे कर दो। ठीक है, ये कहता है हाँ हाँ सर, छोटा सा तो काम है, मैं कर दूंगा। तो मैं अपने मेन कैशियर को कहता हूं, यार तुम इसे 5,000 रुपए पकड़ा दो। यू गिव 5,000 रुपीज कैश टू हिम। आप 5,000 कैश अपनी जेब से दे रहे हो या कंपनी वाला दे रहे हो? तो अब कंपनी का कुछ पैसा उनके पास है, राइट? उनका काम क्या है? अगर किसी कस्टमर से पैसा आता है, कहीं से भी पैसा आता है, वो रिसीव करना उनका काम नहीं है, वो रिसीव करना इनका काम है। किसी को मोटी पेमेंट्स करनी है, जैसे सैलरीज पे होती है, वेजेस पे होती है, कोई एसेट खरीदा उसके लिए पे करना है, वो सब काम इनका है। लेकिन छोटी मोटी जो ट्रांजैक्शंस है, वो जो बैक डोर से दरवाजे पे होती थी, वो सब के लिए अब इनको परेशान नहीं किया जाएगा, उसके लिए परेशान हर्ष को किया जाएगा, राइट? और हर्ष कहता है हाँ सर मैं ये काम कर दूंगा। अब मेरे बिजनेस में दो कैशियर हो गए हैं, एक है मेन कैशियर या जनरल कैशियर, और एक है पेटी कैशियर। उस पेटी कैशियर का काम है छोटी छोटी पेमेंट्स बिजनेस के अंदर करना, दैट्स इट, एंड दैट पर्सन इज टर्म्ड एज पेटी कैशियर। जो कैश हमने उसके पास रखवाया है, क्या वो कैश भी गांधी जी की फोटो वाला ही है? दैट कैश इज द सेम थिंग। क्या वो कैश बिजनेस का है दोस्तों? उस कैश को कहा जाता है पेटी कैश, क्योंकि वो छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए रखवाया गया। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? तो अब पूरे पीरियड में ये पेटी कैश से पेमेंट्स करेंगे, जिस जिसको चाहिए होगा ये उसको बिल विल चेक करके पेमेंट कर देंगे। अब मैंने कहता हूं देखो, आप पूरे महीने पेमेंट्स करोगे या पूरे पीरियड में पेमेंट्स करोगे? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी पेमेंट्स हो उनका एक रिकॉर्ड बना दो। रिकॉर्ड कैसा बनाना है? बस तुम्हें कितना पैसा मिला था, तुमने कब कब किसको पेमेंट करी, बस ये रिकॉर्ड बना के मेरे पास ले आओ। और ये मंथ एंड पे मेरे पास एक स्टेटमेंट लेके आते हैं, जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी का नाम आते ही देखो पिंक कलर हो गया, उसको भी लगा प्रेटी है, ये लो। और ये मेरे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट ले आए हैं दोस्तों। सर आपने मुझे कैश दिया था 5,000 रुपए, मैंने इसमें से पेमेंट करी कन्वेंस की। हमारा ऑफिस का कोई बॉय बाहर गया था किसी ऑफिस के काम से, तो उसका आने जाने का जो भाड़ा था उसका पैसा दिया 500 रुपए। स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी, और ऑफ कोर्स ये डेट बाय डेट है दोस्तों। स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है 600 रुपए, रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट करी है 1,000 रुपए, फिर कोई बाहर गया उसके लिए कन्वेंस की पेमेंट करी 200 रुपए, कोई कार्टेज पे किया 300 रुपए, पोस्टेज पे किया 500 रुपए, फिर से स्टेशनरी के लिए कुछ पेमेंट करी 400 रुपए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आखिरी में इनके पास 200 रुपए बचे हैं। ये मेरे पास ये स्टेटमेंट बना के ले आए हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? जैसे कैश बुक थी वैसे ही पेटी कैश बुक। और मैं इन्हें कहता हूं ये क्या बना के लाए हो? कह रहा सर आपने काम दिया था, मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया है, इसके पीछे पूरे बिल्स लगे हुए हैं, जिस जिसको मैंने पेमेंट करी उसकी सारी डिटेल्स है। मैं कहता हूं नहीं यार, ये स्टेटमेंट ना सही नहीं है, इस स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ये बच्चा अच्छा है, कहता है सर आप जैसा कहो वैसा बना दूंगा। तो मैं कहता हूं एक काम करो, इसके अंदर कुछ कॉलम्स डालो। द कॉलम्स शुड बी लाइक दिस। जो तुमने बनाया है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कॉलम है टोटल जो तुमने पैसा दिया। एक कॉलम बनाओ कन्वेंस का, एक कॉलम बनाओ स्टेशनरी का, एक कॉलम बनाओ रिफ्रेशमेंट का, एक कॉलम बनाओ जो भी और पेमेंट्स है, जैसे पोस्टेज है, छोटी और बाकी छोटी चीजों के लिए मिसलेनियस का कॉलम बना दो। ऐसे और कॉलम बनाए जा सकते हैं। जब तुमने कन्वेंस के लिए पेमेंट करी, टोटल कॉलम में तो डालो ही, साथ ही कन्वेंस कॉलम में भी डाल दो। स्टेशनरी कॉलम में 600 रुपए, रिफ्रेशमेंट कॉलम में 1,000 रुपए, कन्वेंस कॉलम में फिर से 200 रुपए, कार्टेज कॉलम में इसे मिसलेनियस में डाल देते हैं, पोस्टेज पोस्टेज डाल दो, स्टेशनरी स्टेशनरी में डाल दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मंथ एंड पे मेरे पास टोटल भी करके लाओ कि तुमने किस चीज के लिए कितना पैसा पे किया। पुरानी जो स्टेटमेंट तुम मेरे पास बना के लाए हो
उससे मुझे ये नहीं पता चलता कि तुमने पूरे महीने में रिफ्रेशमेंट के लिए कितना पे किया है। तुमने तो एक रायता बुक बना दी, इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए कितना दिया, पोस्टेज के लिए कितना दिया, मैं वो एनालिसिस नहीं कर पाता हूं। तो तुम एक काम करो, आगे कुछ कॉलम्स डाल के मेरे पास ले आओ। क्या ये पेटी कैश बुक थोड़ी ज्यादा बेटर होगी दोस्तों एनालिसिस के लिए? इसीलिए इस पेटी कैश बुक को कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कौन सी पेटी कैश बुक? क्या नाम से बात समझ आती है दोस्तों? जिस बुक के थ्रू ज्यादा एनालिसिस हो सके, यानी खर्चे के नेचर वाइज क्लासिफाई हो सके, दैट पेटी कैश बुक इज कॉल्ड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो अगर हमें कुछ ना बोला जाए, हम हमेशा पेटी कैश बुक एनालिटिकल ही बनाएंगे। इज दैट ओके बेटा? अच्छा, एक और चीज जोड़ देते हैं। कितना पैसा दिया था हमने उन्हें? 5,000। ये 7 दिन के बाद मेरे कमरे में आ गए, मेरे ऑफिस में वापस आ गए। सर, वो जो आपने पैसा दिया था, मैंने काम कर दिया सर, ये पैसा खत्म हो गया, ये लो पेटी कैश बुक। और मैं अपने टेंशन में था, मेरे पास अपने काम है, मैं अपनी टेंशन में, और मैं इन्हें डांट देता हूं। ये क्या तरीका हुआ? कभी भी उठ के आ जाते हो, जाओ टाइम लेके आना। ये बेचारा घबरा गया, ऑफिस का ही तो काम कर रहा हूं, बॉस से डांट दिया। और मैंने कहता हूं, दोस्त देखो, मेरे पास अपने भी काम है, तुम अगर ऐसे ही कभी भी आधमकोगे कि कभी आज मेरे पास कैश खत्म हो गया, चलो दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्लान इट आउट। हर महीने की आखिरी तारीख को आप मेरे पास आएंगे शाम को 5 बजे। आप मुझे पेटी कैश बुक दिखाएंगे, मैं पेटी कैश बुक सारी चेक करूंगा, या अपने किसी टीम वाले को दे दूंगा, वो चेक कर लेगा, और फिर हम आपको उस खर्चे की रीइंबर्समेंट करवा देंगे। मतलब मैंने आपको महीने दर महीने के लिए एक लिमिट तय करवा दी। मैंने कहा आपकी पेटी कैश की लिमिट है 10,000 रुपए, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, राइट? आप उससे पूरे महीने पेमेंट्स करिए। महीने के आखिरी दिन आप अपनी स्टेटमेंट बना के मेरे पास ले आइए शाम को 5 बजे। मान लीजिए आपने पूरे महीने में सिर्फ 6,000 की पेमेंट्स करी है। हमने आपको कितना कैश दिया था? आपने 6,000 की पेमेंट्स करी, आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए? 4,000। आप स्टेटमेंट ले आइए, हम स्टेटमेंट चेक कर मेन कैशियर को बोलेंगे जितनी आपने खर्चे किए, जितनी पेमेंट्स करी है, उतना आपको वापस रीइंबर्स कर दिया जाए। आपने कितनी पेमेंट्स करी? 6,000। कैशियर आपको 6,000 रुपए दे देगा, आपके पास वापस कैश कितना हो जाएगा? 10। तो आपकी लिमिट तय कर दी गई 10,000, पीरियोडिसिटी फिक्स कर दी गई, हर महीने आना है। इस तरह से आपके पास मंथ के बिगिनिंग में पैसा कितना था? 10,000। मंथ एंड तक आपने जितनी पेमेंट्स करी, आपको वापस रीइंबर्स कर दी गई, फिर से कितना पैसा हो गया? तो अगला पीरियड आप फिर से शुरू करोगे विद 10,000 रुपीज। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश मैनेजमेंट। इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पेटी कैश की टर्म्स में रीइंबर्समेंट सिस्टम, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। रिप्लेनिशमेंट का मतलब आपकी एक इम्प्रेस्ड लिमिट फिक्स कर दी गई 10,000 रुपए। अब पीरियोडिकली जितनी आपने पेमेंट्स करी होंगी वो आपको वापस रिकूप कर दी जाएंगी, रिप्लेनिश कर दी जाएंगी, वापस भर दी जाएंगी। वापस आपके पास कितना कैश हो जाएगा? तो जो आपकी लिमिट तय की गई उस लिमिट को कहते हैं इम्प्रेस्ड लिमिट, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश मैनेजमेंट। इज दैट ओके एवरीवन? हर बिजनेस इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा अनप्लान्ड आदमी हूं, वो भी अनप्लान्ड है, और हम डिसाइड करें जब तुम्हारे पास पैसा खत्म हो रहा हो तब आ जाना। अगर वो हो तो फिर इम्प्रेस सिस्टम नहीं है। कभी मैंने कहा 5,000 ले लो, कभी मैंने कहा 10,000 ले लो। अगर ऐसा हो तो वो इम्प्रेस सिस्टम नहीं है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है एक लिमिट फिक्स कर दी कि तुम्हें इतना कैश कंपनी का इंटरेस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है भरोसे में तुम्हें दिया जाएगा। क्या कंपनी का पैसा उनको दिया जा रहा है भरोसे पे? तो यू असाइन हिम, यू इंटरेस्ट हिम अ लिमिटेड सम ऑफ मनी, अ डिफाइंड सम ऑफ मनी, एंड दैट लिमिट इज टर्म्ड एज इम्प्रेस्ड कैश। आप उसमें से पेमेंट करते रहिए, चाहे आपका सिर्फ 6,000 खर्च हुआ, 4,000 बचा है, फिर भी जिस पीरियड में हमने एग्री किया उस पीरियड के बाद आपको आना है, हम आपको वो रीइंबर्समेंट करवा देंगे, आपके पास वापस पूरा पैसा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि मंथली हो बेटा, हर हफ्ते हो सकता है, हर 15 दिन हो सकता है, जैसा हम अग्री कर ले। जैसा अग्री हो जाए उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अगर मैंने महीना अग्री किया तो आपको जो मैं कैश दिलवाऊंगा वो इतना होगा कि महीने तक चल जाए, या उससे थोड़ा ज्यादा भी दूंगा ताकि आपके पास कुछ बच जाए। अब दिमाग में बच्चे के सवाल आ जाता है, सर अगर महीने से पहले खत्म हो गया तो? हमने तो कहा मंथ एंड पे आना, लेकिन अगर महीने से पहले खत्म हो गया, पहले आप लोग खुद सोचिए, क्या अगर मैंने इन्हें महीने के लिए बोला कि हर महीने आना है, तो क्या मैंने इन्हें जो कैश दिया होगा क्या वो महीने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हम भी अपना डेटा देखते हैं
कि नॉर्मली एक महीने में कितनी ऐसी छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं, उसको देखते हुए हम इनकी लिमिट सेट करते हैं ताकि इन्हें बार बार परेशान ना होना पड़े। लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली किसी महीने ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो इनका कैश जल्दी खत्म हो गया, तो बेटा एक्सेप्शंस कैन बी एक्सेप्शनली हैंडल्ड। हम एक्सेप्शंस को जनरलाइज नहीं करते। कभी कभी हुआ कि पैसा जल्दी खत्म हो गया, तो ये क्या करेंगे, मुझे फोन करेंगे और कहेंगे सर अब की बार थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है, क्या आ जाऊं आपके पास, टाइम बता दो, मैं टाइम दे दूंगा, आ जाएंगे। हमें तो बिजनेस चलाना है दोस्तों, हम बिजनेस में एक डिसिप्लिन ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर कभी एक्सेप्शन होगी तो एक्सेप्शनली हैंडल भी कर लेंगे, बस। इज दैट ओके एवरीवन? तो अब ये सारी कहानी इसलिए बताई गई दोस्तों कि आप समझ सके। पेटी कैश, पेपर में क्वेश्चन आया, पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? अच्छा मुझे बताइए, कैश इन हैंड इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? कैश इन हैंड क्या है, तो पेटी कैश क्या है? पेटी कैश भी तो वही कैश है बेटा, बस पेटी कैश उस कैश को बोलते हैं जो हमने किसको दिया, पेटी कैशियर को। तो पेटी कैश भी बिजनेस का एक एसेट है। पेटी कैश से जो उसने पेमेंट्स करी वो बिजनेस के लिए खर्चे हैं, बट पेटी कैश इन इटसेल्फ इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। इज दैट ओके एवरीवन? अगर क्वेश्चन में कहा जाए पेटी कैश बुक बनाइए, तो पेटी कैश बुक हम सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल ही बनाएंगे, राइट? अगर क्वेश्चन इंप्रेस्ड सिस्टम बोलेगा तो पीरियड एंड पे भरपाई करवाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब अगर 10,000 का पेटी कैश दिया गया था और 6,000 की पेमेंट्स हुई और क्वेश्चन कहता है इंप्रेस सिस्टम है, तो पीरियड एंड पे हम 6,000 रुपए वापस रीइंबर्स करेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। इंप्रेस्ड इंप्लाइज कि रीइंबर्समेंट होनी है। इज दैट ओके? अगर इंप्रेस नहीं बोलेगा तो हम रीइंबर्समेंट नहीं कराएंगे। समझ गए मेरी बात? आ जाइए मेरे साथ, पढ़िए दोस्तों, पहला बुलेट पढ़िए। पढ़ लिया दोस्तों? पेटी कैश का मतलब क्या है? डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? सो इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए अपनी बुक में और पढ़े। इट इज कन्वीनियंट टू एंट्रस्ट a definite sum of money to the petty cashier in the beginning of the period and to reimburse him for payments made at the end of the period. शब्दों में हमेशा गौर कीजिएगा, हमने ये नहीं कहा at the beginning of the year, at the end of the year, at the beginning of the period. वो पीरियड महीना हो सकता है, वो पीरियड एक हफ्ता हो सकता है, जैसा हमारे बीच में अग्री हुआ हो। Thus he will have again the fixed amount in the beginning of the new period. Such a system is known as impress system of petty cash. The system is very useful, especially if an analytical petty cash book is used. The book has one column to record receipts of cash, which is only from the main cashier. इनके पास पैसा कहां से आना था? सिर्फ मेन कैशियर, और कहीं से पैसा रिसीव करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। चाहे कहीं से 100 रुपए भी आ रहे हो, लेकिन रिसीव करने का अधिकार उनके पास नहीं है। उनको पैसा सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा, विच इज द मेन कैशियर। बाकी उनका काम छोटी छोटी पेमेंट्स है। And other columns to record payments of various types. The total of various columns show why payments have been made, and then the relevant accounts can be debited. The various columns of petty cash book are totaled. रुकिएगा दोस्तों, अगर आपको petty cash book की कहानी समझ आती है तो अब ले चलते हैं आपको petty cash book के बाद क्या किया जाता है। जैसे सारी सब्सिडरी बुक्स बनाई थी दोस्तों, फिर उसकी पोस्टिंग वाली बातें थी, अब यहां से पोस्टिंग वाली बातें समझते हैं। यहां तक रिकॉर्डिंग वाली बात समझ आती है दोस्तों? नाउ यहां आ जाइए बेटा। पेटी कैश बुक से पोस्टिंग कैसे होनी है, उसके दो तरीके हैं, टू मेथड्स। इस बात को पहले लॉजिकली समझिएगा दोस्तों। दोस्तों कुछ कंपनीज या कुछ बिजनेसेस पेटी कैश बुक को अपनी जर्नल का पार्ट मानते हैं। दे ट्रीट दिस पेटी कैश बुक एज पार्ट ऑफ जर्नल, यानी सब्सिडरी बुक का पार्ट मानते हैं। यानी हमने एक नॉन अकाउंटेंट को अपनी किताबों का एक्सेस दे दिया। क्या वो नॉन अकाउंटेंट थे दोस्तों? वो अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे एग्जांपल में वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले थे, वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं थे। लेकिन हमने उन्हें कहा, आज के टाइम पे सारी अकाउंटिंग होती है सॉफ्टवेयर में, मैंने उन्हें कहा एक पेटी कैश बुक नाम का चीज तुम्हें सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है।
तो क्या मैंने उन्हें अपने अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस दे दिया? हाँ दोस्तों, क्या आप देना चाहोगे एक नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड को? कई बिजनेस नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कई बिजनेस हो सकता है दे दें। अगर मुझे वेला इंसान अकाउंट्स में ही मिल जाता तो तब तो दे सकता हूं, तो मैंने दे दिया दोस्तों। अगर मैं दे दूं तो इसका मतलब मैंने पेटी कैश बुक को सब्सिडरी बुक की तरह ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज सब्सिडरी बुक। अगर ये सब्सिडरी बुक मान ली जाए दोस्तों, तो जो काम हमारे पेटी कैशियर ने यहां पर किया, क्या ये रिकॉर्डिंग हो गई? हां या ना? बस अब क्या करना है, सिर्फ पोस्टिंग। और पोस्टिंग कैसे करें? तो लीजिए पोस्टिंग कर देते हैं। ये पीरियोडिकल टोटल कन्वेंस का मान लीजिए 700 रुपए का है, ये उठाइए और सीधा डेबिट कर दीजिए, डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। ये डेबिट कर दीजिए, डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। ये टोटल उठाइए, डेबिट कर दीजिए, डेबिट टू रिफ्रेशमेंट अकाउंट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये जो टोटल यहां आया होगा, मान लीजिए टोटल 4800 रुपीज है, ये 4800 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका टोटल पेमेंट्स, राइट ना? अगर यही पेटी कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक है, तो ये बिल्कुल कैश बुक की तरह ही है। कैश बुक याद करके देखिए, कैश बुक में क्या होता था? क्या यही कैश बुक और यही कैश अकाउंट भी था? तो यही कैश अकाउंट की तरह हो गया दोस्तों। और कैश अकाउंट कितने से कम हो गया है, और ये उसके अंदर बैलेंस बच गया है। और मैंने खर्चे उठा के सीधा डेबिट कर दिए, पीरियोडिकल टोटल उठाया, एनालिटिकल कॉलम्स, और सारा टोटल मार दिया टू द रिस्पेक्टिव खर्चे वाले अकाउंट्स। इज दैट ओके? क्या खर्चे बुक हो गए और क्या कैश कम हो गया? क्या एंट्री यही होनी चाहिए थी, कन्वेंस टू पेटी कैश, स्टेशनरी टू पेटी कैश? उन अकाउंट्स में डेबिट चला गया और कैश कम हो गया। इज दैट ओके दोस्तों? यानी आपने मान लिया इस पेटी कैश बुक को एक सब्सिडरी बुक, अपने सिस्टम का हिस्सा। दूसरा तरीका है दोस्तों कि हम पेटी कैश बुक को सब्सिडरी बुक ना माने, नॉट अ सब्सिडरी बुक। यानी ये इंसान जिसे हमने अपना पेटी कैशियर बनाया था, ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का नहीं पार्ट था, तो ये जो रिकॉर्ड बना रहा है वो भी हमारा सब्सिडरी बुक नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो सिर्फ एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है रफ। जब हम कहते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड, दैट मींस इट्स अ रफ रिकॉर्ड। तो आपने एक शीट बना दी, शीट ऑफ पेपर, जिसके ऊपर आपने सारी डिटेल्स लिख दी हैं, लेकिन वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। अभी तक इससे हमारी बुक्स में कोई असर नहीं पड़ा। अब ये पेटी कैश बुक लेके मेरे पास आ गए, मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया, चेक कर लो। उन्होंने चेक किया और इसके बेस पे वो बुक्स में एंट्री पास करेंगे। क्योंकि ये रफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब अभी तक बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। सो एक जर्नल एंट्री पास की जाएगी, एंड दैट जर्नल एंट्री वुड बी लाइक दिस: कन्वेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट, एटसेट्रा टू पेटी कैश। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? ये टोटल पेमेंट कितनी करी थी? 4800। ये सारे अमाउंट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है कहां पर? जर्नल प्रॉपर के अंदर एक जर्नल एंट्री पास की जा रही है। तो इसका मतलब आपने पेटी कैश बुक को सब्सिडरी बुक नहीं माना, आपने उसे एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड माना और उसके बेस पे फिर अपनी बुक्स पे एंट्री पास कर दी। आप सोचिए इससे काम कितना आसान हो गया। अगर हमारा मेन कैशियर ये बैकडोर वाला काम कर रहा था, क्या हर पेमेंट के लिए वो एक पेमेंट वाउचर बनाता, बुक्स में एक एंट्री डालता, किसी को स्टेशनरी के लिए 500 रुपए दिए, क्या एक एंट्री पास करता, पेमेंट वाउचर का प्रिंट निकालता, साइन करवाता, बॉस को दिखाता, बॉस से अप्रूव करवाता, किसी को 500 रुपए रिफ्रेशमेंट के लिए दिए, उसका भी ये काम करता। अब क्या हुआ? पूरे महीने ऐसी जितनी छोटी छोटी पेमेंट्स हुई, उसके लिए किताबों के अंदर सिर्फ एक एंट्री पास हुई, ओनली वन एंट्री। क्योंकि अमाउंट बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। हमने सारी पेमेंट्स के लिए, चाहे महीने में 50 पेमेंट्स हुई हो, हमने सिर्फ एक एंट्री में समेट दिया। क्या किताबों में आसानी हो गई बेटा? दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो फॉलोड, जहां पर आप मेमोरेंडम रिकॉर्ड की तरह ट्रीट कर ले। इज दैट ओके एवरीवन? जल्दी बोलिए, बात समझ आती है? जब इन्हें 5000 रुपए दिए गए थे, किसने दिए थे? मेन कैशियर ने। तब एंट्री किसने रिकॉर्ड की होगी? मेन कैशियर ने, क्योंकि आपने कहा था कैश की ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती जो कैश बुक में ना आए। तो आपने जब 5000 रुपए दिए, आपने पेमेंट रिकॉर्ड करी होगी बाय पेटी कैशियर या बाय पेटी कैश। तो जब पेटी कैश दिया जाता है दोस्तों, तो एंट्री बन जाती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
जैसे आप कैश बैंक में जमा कराइए तो एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक टू कैश। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मेन कैशियर के हाथ का कैश कम हो गया और पेटी कैशियर के हाथ का कैश सेम एंट्री। लेकिन ये एंट्री कहां रिकॉर्ड हुई? ये रिकॉर्ड हुई कैश बुक में, द मेन कैश बुक, राइट। और ये सारी चीजें जो ऊपर है, अगर इन्हें आप सब्सिडरी बुक मानते हैं तो ये रिकॉर्ड हुई है इन अ पेटी कैश बुक। अगर आप इसे मेमोरेंडम बुक मानते हैं तो ये सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, उसके बाद पेमेंट्स के लिए ये एंट्री पास कर दी जाती है। इज दैट ओके एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या ये बात समझ आती है? यहां आ जाइए फिर सामने। मैंने जिस सिस्टम में काम किया दोस्तों, द कंपनी दैट आई वर्कड विद, एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन हमारे यहां बहुत सारे पेटी कैशियर्स होते थे। हमारा बिजनेस 24/7 वाला था, यानी 365 दिन दुकान खुली है। 5 स्टार होटल था दोस्तों, होटल चेन थी, तो 365 डेज वाली इंडस्ट्री थी। और होटल में बहुत सारी जगह पे कैश आता है, बहुत सारी जगह पे। वो सारा जितना कैश आएगा वो तो हमारे मेन कैशियर के पास आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगह से छोटी पेमेंट्स भी होती थी। तो हमारे बिजनेस में 5-7 पेटी कैशियर्स भी होते थे कि रात को मेन कैशियर नहीं है और पेमेंट करनी है तो कहां से आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे पेटी कैशियर्स भी होते थे, और वो मेजॉरिटी जो होते थे वो नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड से होते थे। तो हम उन्हें कहते थे आप पेटी कैश बुक बना के लाइए, और वो पेटी कैश बुक हमारे लिए मेमोरेंडम रिकॉर्ड था। हम अपनी किताबों में उसका इंपैक्ट आखिरी में खुद एंट्री पास करके लेते थे, जब अभी हमने जर्नल एंट्री पास करी। ठीक है जी, आ जाइए मेरे साथ। द वेरियस कॉलम्स ऑफ पेटी कैश बुक आर टोटल, कन्वेंस, स्टेशनरी एटसेट्रा, एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कंसर्न्ड अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पेटी कैश अकाउंट। एंट्री तो यही बननी चाहिए ना, खर्चे अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। द बैलेंस इन पेटी कैश अकाउंट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। ये भी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड में जाता है दोस्तों। कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड ना, कंपनी का कैश है। पेटी कैश बुक का फायदा क्या हुआ, आगे नहीं पढ़िएगा, आप ही बताएंगे क्या बेनिफिट्स हुए। इसका टाइम बच गया, शाबाश। वो देखो कौन बोल रहा है। और वेले इंसान को काम लगा दिया। नहीं, वो भी तो फायदा हुआ ना। सो मेन कैशियर का टाइम बचा लिया छोटी छोटी चीजों पे लगाने से, वो फोकस कर पाएगा अपने मेन काम पे, राइट। सो और छोटी पेमेंट्स पे अलग से फोकस भी कर पाएगा। आप सोचिए, ये लाखों की पेमेंट्स करता है, तो क्या कुछ 100 की पेमेंट्स पे इसका ध्यान ज्यादा फोकस होना चाहिए? नहीं। तो अगर ये लाखों की पेमेंट्स कर रहा हो और किसी को 500 देने हो, शायद ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, बिल भी ऐसे ही रख लेता। अच्छा 500 का बिल रख ले, लेकिन वो तो पेमेंट ही छोटी कर रहा है, क्या वो ज्यादा कंट्रोल दिखाएगा? 4 सवाल पूछा करेगा, किस बात की पेमेंट है, क्यों कर रहे हो? इसके पास इतना टाइम ही नहीं होता पूछने के लिए। तो इसीलिए यू हैव कंट्रोल ओवर स्मॉलर पेमेंट्स। तो देखिए पेटी कैश बुक के फायदे क्या है। सेविंग ऑफ टाइम ऑफ चीफ कैशियर। चीफ कैशियर या मेन कैशियर है जनरल कैशियर, एक ही बात है। सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इन द लेजर। अगर हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ता, उसकी जगह अब कोई अलग से काम कर रहा है, एक एंट्री में हम काम निपटा देंगे। कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, राइट दोस्तों। चलिए पोस्टिंग लॉजिक, जैसा मैंने कहा 2 तरीके हैं, तो देखिएगा। इन अ लेजर अ पेटी कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन द अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर, द पेटी कैश अकाउंट इज डेबिटेड। रिकॉर्ड कहां हुआ ये? कैश बुक पे। कैश बुक से याद कीजिए पोस्टिंग लॉजिक क्या था। ईच इंडिविजुअल आइटम इज पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। अगर सैलरीज पे होती तो आपने लिखा होता बाय सैलरीज, उसकी पोस्टिंग जाके सैलरी अकाउंट में होती। वैसे ही अगर पेटी कैशियर को दिया है तो आपने लिखा बाय पेटी कैश, और उसकी पोस्टिंग जाके होगी पेटी कैश अकाउंट के अंदर। ईच वीक और फोर्टनाइट द टोटल ऑफ पेमेंट्स मेड इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। पेटी कैश में पीरियोडिकली क्रेडिट कर दिया जाता है, कितना इतना पैसा पे कर दिया। The petty cash account will then show the balance in hand of the cashier, of the petty cashier. On demand, he should be able to produce it for counting. अब देखिए, क्या कैश में कोई गलतियां भी हो सकती हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं। कैश पे कंट्रोल रखने के लिए हम क्या करते हैं? सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक का मतलब, मैं कभी भी अपने जब ये फ्री होते हैं, मैं कभी भी इनके पास चला जाता हूं, मेन कैशियर के पास, और जाके कहता हूं अपनी कैश बुक दिखाओ, तुम्हारे पास कितना कैश है। और कैशियर अपनी कैश बुक से बताता है सर अभी मेरे पास 50,400 रुपए कैश है। मैं कहता हूं चलो काउंट करवाओ, काउंट करवा दो। तो फिजिकल कैश भी उतना होना चाहिए। तो आई गो एंड चेक फिजिकली कि फिजिकल कितना कैश पड़ा है और कैश बुक के हिसाब से कितना है, ताकि ये कोई फ्रॉड ना कर सके। क्या वो भी मेरे कैशियर है? क्या उनके पास भी ऐसा होना चाहिए?
अगर उनकी पेटी कैश बुक कहती है कि उनके पास 700 रुपए बचे होने चाहिए, तो क्या 700 बचे होने चाहिए? तो आई आस्क हिम दिखा दो। तो इसीलिए पीरियोडिकली चेक किया जाता है, जब भी कुछ सरप्राइज चेक्स भी रखे जाते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा ना हो 5,000 रुपए कंपनी के उनको दिए गए थे, अपने ही चाय समोसे में लगा दिए गए हो सकता है ऐसा, बट वो सब ना हो जाए इसीलिए सरप्राइज चेक्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। At the end of the year, the balance is shown in the balance sheet as part of cash balance. Of course, the payments must be debited to their respective amounts as shown by the petty cash book. For this, two methods may be followed. दो तरीके हैं। पहला तरीका, from the petty cash book, the totals of various columns may be directly debited to the concerned account. ये कौन सा तरीका हुआ? जैसे आपने मान लिया कि पेटी कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, सीधा बाहर से टोटल उठाए और पोस्टिंग करी, पोस्टिंग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स पे। इसका मतलब आपने इस बुक को रिकॉर्डिंग बुक मान लिया। दूसरा तरीका, अ जर्नल एंट्री मे बी फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेटी कैश बुक। हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसे सब्सिडरी बुक नहीं माना। क्या माना? मेमोरेंडम बुक, debiting the accounts shown by various analysis column and crediting the total of payments to the petty cash. सब लोग बताइए क्या ये बात सब समझ आती है? बस अगर आपको समझ आती है तो आइए एक पेटी कैश के क्वेश्चन करते हैं। राइट, ये लीजिए दोस्तों, आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 60 सेकंड्स। पढ़िए एवरीवन। Prepare a petty cash book on the underlying कर लीजिए इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पेटी कैश बुक बनानी है इम्प्रेस सिस्टम पे। आपके दिमाग की बत्ती जल्दी चाहिए। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है आखिरी में रिइंबर्समेंट लेनी ही लेनी है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, हम आखिरी में रिइंबर्समेंट ले लेंगे। जितनी पेमेंट करी होगी उतना वापस ले लेंगे मेन कैशियर से। 1 जनवरी 2022 रिसीव 10,000 फॉर पेटी कैश। फिर कुछ पेमेंट्स करी है, इसका काम था सिर्फ मेन कैशियर से पैसा लेना और बाकी पेमेंट्स करना। छोटी मोटी बहुत सारी पेमेंट्स करी है। पेड बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, स्टेशनरी, टोंगा चार्जेस, सॉरी टांगा। शोले मूवी देखी आप लोगों ने? वो बसंती का टांगा, ये वही टांगा है। और ऐसा देख रहे हो सारे, पता नहीं क्या होता है, वही टांगा अंग्रेजी में लिख दिया और कुछ नहीं। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, टांगा, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स। बस ये सारी पेमेंट्स करी है। तो अब पेटी कैश बुक से रिकॉर्ड करना है। पेटी कैश बुक बनाई कैसे जाती है? अगेन हम एनालिटिकल बनाएंगे। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला? नहीं, हम एनालिटिकल बनाएंगे। अगेन बेटा, इन सब चीजों के फॉर्मेट कहीं लॉ में नहीं दिए हैं, ये अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। राइट, अब आपने मुझे बताना है नॉर्मली कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप्ड, आपने कहा डेट, पर्टिकुलर्स और ये एलएफ और रसीट्स का अमाउंट। राइट ना दोस्तों? उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और पेमेंट का अमाउंट। क्या ऐसा ही होगा दोस्तों? और मैंने कहा यहां पे और कॉलम डाल दीजिए, तो ये बन जाएगी आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लेकिन बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस मैनेज करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ऐसा करना कोई लीगली जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर लेते हैं। मुझे बताइए, क्रेडिट साइड पे ये जो डेट आप डालोगे ये तो बहुत बार आएगी क्योंकि पेमेंट बार बार हो रही है, लेकिन डेबिट साइड पे डेट का कॉलम एक ही बार आ रहा होगा जब आपने पैसा लिया। फिर जब दोबारा लोगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तब दोबारा आ रहा होगा। कैसा होगा? तो इसलिए हम ये डेट का कॉलम कंबाइंड बना देते हैं, एक ही कॉलम, चाहे वो डेबिट साइड वाली डेट हो चाहे वो क्रेडिट साइड वाली। पर्टिकुलर्स का कॉलम, इसमें पर्टिकुलर्स में क्या आ रहा होगा? एक ही बार जब रिसीव हुई, टू कैश, तो हम ये टू कैश की जगह ये पर्टिकुलर्स कॉलम भी यही मर्ज कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं टू कैश, बाय सैलरी, बाय वेजेस, बाय कन्वेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, सब हो मेरे साथ एवरीवन? तो आप चाहे तो कुछ कॉलम मर्ज कर सकते हैं, आप ना मर्ज करना चाहें तो सारे दिखा दीजिए, कोई गलत नहीं कह सकता इसे, बट दैट्स ओनली फॉर आवर स्पेस मैनेजमेंट पर्पस।
तो मैं आपको लेके चल रहा हूं, मेरे साथ आ जाइए। ये देखिए, ये है आपकी पेटी कैश बुक। ये लीजिए, आराम से देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर को देखिए। ये है आपका रसीद साइड का अमाउंट कॉलम। मैंने यहां पे डेबिट साइड पे कोई डेट नहीं डाली, कोई पर्टिकुलर्स नहीं डाला। ये है आपका डेट कॉलम। ये डेट कॉलम कॉमन है। कॉमन है मतलब रसीद के लिए भी यूज होगा और पेमेंट्स के लिए भी। ये पर्टिकुलर्स कॉलम भी कॉमन है, रसीद के लिए भी यूज होगा और पेमेंट्स के लिए भी। एक कॉलम डाल दिया मैंने वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब होता है दोस्तों, जब पेटी कैश बुक आ रही है क्या उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं वाउचर्स। तो उसके साथ वाउचर नंबर 1 2 3 4। आप सोचिए, जब मेरे पास ये स्टेटमेंट लेके आए, इन्होंने कहा सर मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है, सबसे पहले ये लिखा है, तो क्या शीट के पीछे पहला बिल स्टेशनरी का लगा होना चाहिए? और अगर ऑर्डर में ना लगा हो, मुझे ढूंढना पड़े तो फिर डांट पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं ऑर्गेनाइज वे में लेके आओ। तो वो सब है पेमेंट वाउचर्स। तो वाउचर्स लगे होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सब की हम बात कर रहे हैं। फिर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, ये आपका टोटल। ये टोटल कॉलम किस चीज का है? पेमेंट्स का। और ये सारा उसके एनालिसिस, राइट? तो मैंने रिसीट साइड पे सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम डाला है दोस्तों, दैट्स इट। बाकी सब कॉमन ले लिया है। समझ आती है बात दोस्तों? सिर्फ जगह मैनेज करने के लिए, और इसलिए भी कि रिसीट्स में और कुछ आना ही नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग कॉलम बोल के और क्यों। लेकिन क्या हम खोल नहीं सकते कॉलम? सब खोल सकते हैं बेटा। ये फॉर्मेट कहीं लॉ से गवर्न नहीं होते हैं। दिस इज व्हाट हैज गॉट एक्सेप्टेड एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर द प्रैक्टिसेस। अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते आए, ठीक है जी। चलिए फिर अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन खोल लीजिए और मेरे साथ आंसर देखते चलिए। ओके एवरीवन, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी की थी। 10,000 रुपए पेटी कैश आया था। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग पहले जर्नल एंट्री बोले। जर्नल एंट्री क्या होती? पेटी कैश टू कैश। हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं, तो क्या लिखूं यहां पे? ये लीजिए, टू कैश लिख दिया और रिसीट साइड पे 10,000 रुपए डाल दिए, ये डेट डाल दी है। इज दैट ओके एवरीवन? अगली ट्रांजैक्शन देखो, बस फेयर पे किया है, बस फेयर। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बस फेयर टू कैश। ये लीजिए, तो यहां क्या लिख दूं? बस फेयर टू पेटी कैश होना चाहिए, तो यहां क्या लिखूं? बाय बस फेयर। ये हमने लिख दिया बाय कन्वेंस। हमने एक कॉलम खोला दोस्तों, कन्वेंस कॉलम। क्या बस फेयर भी कन्वेंस का पार्ट है? तो मैंने कन्वेंस टोटल में डेबिट किया, टोटल में क्रेडिट किया और कन्वेंस कॉलम में भी डाल दिया। अगला देखो, पेड कार्टेज। कार्टेज पे किया है बाय कार्टेज। 2 तारीख को ये एंट्री है, बाय कार्टेज टोटल में डाला और एक कॉलम कार्टेज का खोला है, कार्टेज में डाल दिया। आप समझते हैं कार्टेज क्या होता है? क्या होता है? सॉरी, भाड़ा, किराया। ओके, चलिए वैसे ही मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए। मेरी नॉलेज के लिए ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, कार्टेज। कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, ये शब्द सुने हैं ना आप लोगों ने? क्या होते हैं? हमारे लिए सारे एक जैसे होते हैं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम सबको एक ही मान लेते हैं, भाड़ा, किराया, ऐसे ही होता है दोस्तों। बट 3 शब्द हैं, तो कुछ तो फर्क होगा ना दोस्तों? है कोई फर्क? नहीं? अच्छा, कार्टेज शब्द बना है कार्ट से। आज वाला कार्ड नहीं, आज तो आप एक ही कार्ड समझते हो, शॉपिंग कार्ड। हाँ, ऐड कर दो ऑनलाइन शॉपिंग में। ये कार्ड बेटा पुराने जमाने में, और आज भी कई गांव वगैरह में जाओगे तो दिख जाएंगे, वो लोग कार्ड्स होती थी, हैंड कार्ड्स होते थे, हाथ से खींचा जाता था, हाथ गाड़ी कहते थे या बैल गाड़ी कहते थे। वो कार्ड वहां से आया है। तो अगर हैंड कार्ड या बुलेट कार्ड से सामान या आदमी को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसके लिए जो भाड़ा पे किया जाता था उसे कहते थे कार्टेज। ठीक है। कैरेज वर्ड, अगर आप कभी रोड पे किसी बस जो चलती है, बस या ट्रक, उन पे देखिएगा कभी लिखा होता है अंडर स्टेट कैरेज, कभी पढ़िएगा। कैरेज होता है रोड ट्रांसपोर्ट, जो होता है रोड ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ट्रक वगैरह के थ्रू, टेम्पोस के थ्रू जो माल ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जो भाड़ा दिया जाता है दैट्स कॉल्ड कैरेज। और फ्रेट होता है
सी फ्रेट, एयर फ्रेट, रेलवे फ्रेट। तो अगर कोई माल ट्रांसपोर्ट करते हैं आप सी के थ्रू, एयर के थ्रू या रेल के थ्रू, तो उसे कहा जाता है फ्रेट। लेकिन है तो सब भाड़े ही, तो इसीलिए हम लोग इंटरचेंजबली यूज कर लेते हैं, बट टेक्निकली तीनों के नाम में कुछ फर्क था दोस्तों। ठीक है जी, आ जाओ। बट बच्चे ने सही कहा था, भाड़ा है सर, भाड़ा ही है। बिल्कुल नहीं, हम लोग हमेशा भाड़ा ही बोलेंगे सर, लेकिन टेक्निकली आपको फर्क वैसे समझ आना चाहिए। आगे देखिए, अगला आइटम है दोस्तों, 2 तारीख को ही कार्टेज पे किया है, तो 2 तारीख को पोस्टेज हो गया, सॉरी कार्टेज हो गया। अगला देखिए, 3 तारीख को पोस्टेज टेलीग्राम 500 रुपए। ये 3 तारीख पोस्टेज टेलीग्राम, एंट्री क्या पास करी होगी आपने, पोस्टेज टेलीग्राम टू पेटी कैश, ये डाल दिया और टोटल कॉलम में आ गया। ये पोस्टेज टेलीग्राम का एक कॉलम बनाया हुआ है, उसमें डाल दिया है। इज दैट ओके एवरीवन? नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 3 तारीख को, तो 3 तारीख में ही कैजुअल लेबर की एंट्री, बेटा 3 तारीख है, सॉरी दोस्तों ये डेट प्लीज नहीं 3 ही है बेटा, ये 3 तारीख, ये तो वाउचर्स थे, माय मिस्टेक एवरीवन। ये 3 तारीख डेट कॉलम में है और ये आ गया आपका बाय वेजेस टोटल कॉलम में, और ये वेजेस का एक कॉलम खोल दिया। अगली ट्रांजैक्शन 4 तारीख की स्टेशनरी पे करी है, तो 4 तारीख को बाय स्टेशनरी टोटल कॉलम में 400 और ये स्टेशनरी कॉलम में 400। 4 तारीख को फिर टॉवर चार्जेस पे किए हैं, तो 4 तारीख में ही बाय कन्वेंस टोटल कॉलम में और कन्वेंस कॉलम में। 5 तारीख को पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर्स, तो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स टू पेटी कैश, ये लिख दिया बाय रिपेयर्स 5 तारीख को, और ये 1500 रिपेयर्स का हमने कॉलम नहीं खोला दोस्तों, मैंने उसे डाल दिया सन्ड्रीज में, मिसलेनियस कॉलम। आप चाहे तो रिपेयर का कॉलम भी खोला जा सकता है, बट जो चीजें इक्का दुक्का बार होती हैं उसके लिए हम अलग अकाउंट खोलने के बजाय ट्रांसफर इट टू मिसलेनियस या सन्ड्रीज, तो एक कॉलम खोल दिया हमने उसके लिए सन्ड्रीज, और सन्ड्रीज में डाल दिया। इज दैट ओके बेटा? नेक्स्ट वन, बस फेयर 100 रुपए की 5 तारीख को, तो 5 तारीख में ही बाय कन्वेंस 100 रुपए और ये कन्वेंस में आ गया है। कार्टेज पे किया है 400 रुपए, बाय कार्टेज 400 और ये 400 कार्टेज में आ गया है। नेक्स्ट वन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700 रुपए, और ये पे किया है आपने 6 तारीख को, तो 6 तारीख को बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700 रुपए और ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब रुक जाइएगा दोस्तों, सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, लास्ट ट्रांजैक्शन 6 तारीख की थी रिफ्रेशमेंट, ये रिफ्रेशमेंट के हमने डाल दिए 500 रुपए, 500 ये और ये 500 रुपए हमने मिसलेनियस में डाल दिए। आप चाहे तो रिफ्रेशमेंट का एक कॉलम खोला जा सकता है, बट क्योंकि एक आध बार दिया गया था इसलिए उठा के मिसलेनियस में डाल दिया, बट इफ यू वांट टू ओपन अ कॉलम यू कैन ओपन दैट कॉलम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कितना कैश दिया था हमने पेटी कैशियर को, 10,000, उसने पूरे महीने में पेमेंट्स कितनी करी है, 6,000, और ये उन 6,000 का ब्रेकअप है, राइट? बैलेंस कितना बचा, और आप बैलेंस के लिए लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, ये लिख दिया दोस्तों बाय बैलेंस सीडी 4,000 रुपए। ये क्रेडिट साइड पे है, लेकिन बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस, राइट ना? अगले पीरियड में ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, ये आ गया बेटा टू बैलेंस बीडी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई है दोस्तों, पहली लाइन में कहा था इंप्रेस सिस्टम है, अगर इंप्रेस था तो क्या करना था, जितनी पेमेंट करी है उसका रिइंबर्समेंट, आखिरी ट्रांजैक्शन देखिए रिइंबर्समेंट की टू कैश, पेटी कैश टू कैश, कितने रुपए लोगे? इस तरह से आपका वापस कितना कैश हो गया? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए मान लो 5 नंबर का, तो आखिरी एक नंबर इस आखिरी एंट्री का है, ऊपर आपने जितना काम किया वो 4 नंबर, आखिरी एक नंबर इसका है। जो बच्चा भूल जाता है इंप्रेस वाला, ट्रांजैक्शंस दी हुई है, हर बच्चा ये रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन जो भूल जाता है वो पहली लाइन में बोला हुआ इंप्रेस। इसीलिए पेपर में आप कभी ये शब्द पढ़े पहले अंडरलाइन कीजिए कि मैं भूलूं भी ना इस बात। ठीक है जी, डन है दोस्तों? ऑल ऑफ यू इज दैट ओके? पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, तो सीए का पेपर मुश्किल होता है, द आंसर इज नो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर जहां दिमाग नहीं लगता दोस्तों, बेसिक्स, एब्सोल्युटली बेसिक्स, जो एक 11th का बच्चा भी कर सकता था। ठीक है, और आपने जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो तीनों एग्जाम वाले थे, आपने देखे वो क्वेश्चन, क्या बहुत मुश्किल लेवल लगा? 11th का लेवल है बेटा, भरोसा रखो बस अपने ऊपर और चीजों को फाइन ट्यून करते चलो। अब इसी से बता दो मुझे, क्वेश्चन आ गया इस पेटी कैश बुक से पोस्टिंग कर दो, इसको रिकॉर्ड करो और पोस्टिंग कर दो, रिकॉर्ड करना है तो बिल्कुल सही बात, और पेटी कैश बुक क्रेडिट कर देंगे। तो ये लीजिए, यहां आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम पेटी कैश बुक एंड प्रिपेयर पेटी कैश अकाउंट फॉर डेटा इन क्वेश्चन नंबर 8।
जो अभी आपने काम किया उससे आप पेटी कैश बुक की जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। मैंने कर दी जर्नल एंट्री पास। जब पीरियड का एंड, ये पीरियड का एंड हो रहा है बेटा 6 जनवरी को, तो मैंने 6 जनवरी को एंट्री पास कर दी। रिस्पेक्टिव कॉलम्स वाले टोटल्स को डेबिट कर दिया टू पेटी कैश अकाउंट, राइट। और मुझे कहा गया था पेटी कैश अकाउंट बना दीजिए। आइए बना दे पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट में पहली एंट्री कहां से आई? जब उसने पेटी कैश रिसीव किया। और ये एंट्री कब हुई? 1 तारीख को। तो 1 तारीख को ये पोस्टिंग आ गई टू कैश 10,000 रुपए, राइट एवरीवन। ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई? रिकॉर्ड कहां हुई? कैश बुक में, राइट। मेन कैश में रिकॉर्ड की थी। और फिर ये 6 तारीख को जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, ये जो आपने पेमेंट करी है, राइट। आखिरी में बैलेंस बचा आपके पास 4,000 और उसके लिए आपने रिइंबर्समेंट ली फिर से 6,000 की। तो 8 तारीख को फिर से एंट्री आ गई टू कैश। आप बिल्कुल बेटा वैसे बैलेंसिंग कब करते हो ये बताओ? अकाउंट की बैलेंसिंग कब होती है? पीरियड एंड में। पीरियड एंड हमारा मंथ एंड नहीं था, ये तो हमारी आपस की बात थी कि हर हफ्ते तुमने मेरे पास आना है। अदरवाइज अकाउंट क्लोज कब किए जाते हैं? पीरियड एंड में। ये तो बीच की ट्रांजैक्शन है। वो हमने बैलेंस निकाला था कि बचा 4,000 है तो 6,000 रिइंबर्स करवा लो, राइट। लेकिन अकाउंट में तो ऐसा नहीं करोगे ना कि 6 तारीख को बाय बैलेंस शीट लिख रहे हो, इसलिए नहीं लिखा। आप लिखना चाहो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 7 तारीख को ऑफिस ओपन करो, ठीक है। डन दोस्तों, ऑल ऑफ यू, पक्का? And with this, we finish off with the subsidiary books chapter. Done? चलो, तो आज आपका एक होमवर्क है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले ये करने हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन पेटी कैश का मैं आज भेजूंगा, वो भी करना है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज करने हैं। ये एमसीक्यूज जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारे पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत ऊपर ले जाते हैं, इसलिए एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो दोस्तों, अब ले चलेंगे आपको अगले छोटे से टॉपिक पे, ट्रायल बैलेंस। नाम तो सुना होगा। चलिए बस 15 से 20 मिनट का मैक्स आधे घंटे का टॉपिक है, इसके फटाफट देखिए मेरे साथ। क्या होता है ट्रायल बैलेंस दोस्तों? व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? एक स्टेटमेंट है। शाबाश बेटा, किस चीज की स्टेटमेंट? तो इसमें अच्छा आपने फॉर्मेट देखा है ट्रायल बैलेंस का? जो आपको याद हो आप बता दीजिए, ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है? तो ऊपर हम हेडिंग डालते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट। और उसके नीचे कुछ लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट या फॉर द ईयर? नहीं, एज एट। क्यों? फॉर द ईयर। देखो अभी सबके अंदर से निकल के आ रहा है एज एट फॉर द ईयर। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? चलो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इन्हीं बातों के लिए समझा रहा हूं दोस्तों, और कुछ नहीं। ये लो, आ जाओ। हाँ बेटा, कॉलम बता दो क्या क्या? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बस एवरीवन। क्या बच्चा सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। आपने जो ट्रायल देखा वो ऐसा ही दिखता है और यही सही कॉलम्स है। बस इसमें क्या रहा होगा बेटा नीचे? जैसे मशीनरी अकाउंट, बस 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 मशीनरी अकाउंट, इसमें बैलेंस आ रहा होगा कितना? मान लो 90,000 रुपए। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्यों डेबिट? ये 90,000 कहां से आया होगा? लेजर से। लेजर का जो बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जितने अकाउंट्स आप बनाते हैं, मशीनरी, कैश, बैंक, पेटी कैश, सेल्स, परचेज, सब का बैलेंस इस ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है। नाम ही है ट्रायल बैलेंस, बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स।
और लेजर अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, उन सब अकाउंट्स का जो आखिरी में बैलेंस बचता है, जिसे बाय बैलेंस शीट या टू बैलेंस शीट बोलते हैं, वो यहां आ जाता है, राइट। ट्रायल बैलेंस क्या खुद कोई अकाउंट है या स्टेटमेंट है? अगर आप में से कोई कहता है अकाउंट है, कभी एंट्री पास करी ट्रायल बैलेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या मशीनरी टू ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस तो अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग के कौन से फेज का पार्ट है? हमने अकाउंटिंग को कहा था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एटसेट्रा। समराइजिंग, राइट। आपने पूरे साल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी वो हुआ जर्नल्स में या सब्सिडियरी बुक्स, उसकी पोस्टिंग हुई लेजर्स में, और लेजर के बैलेंसेस उठा के आपने एक समरी स्टेटमेंट बनाई, दैट समरी स्टेटमेंट इज कॉल्ड। क्यों जरूरी है दोस्तों? व्हाई डू वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस? इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो आपका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है वो इससे बनता है दोस्तों, राइट। बट छोटी सी बात बताओ दोस्तों, मैंने यहां मशीनरी लिखा, ये कहां से आया? आपने कहा मशीनरी अकाउंट से, और फिर कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट, और फिर कैरी फॉरवर्ड, यही होगा ना। तो सीधा लेजर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस आता है बाय बैलेंस शीट, सीधा उठा के बैलेंस शीट में क्यों नहीं डालते? पहले ट्रायल में डालो, फिर मशीन बैलेंस शीट में डालो। जोर से बोलो बेटा, क्यों क्या चेक करना होता है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। आप बताइए, क्या लेजर के जितने अकाउंट्स हैं वो सारे क्या एक ही पेज पे होंगे, या लेजर एक मोटी सी बुक होगी या मल्टीपल बुक्स होंगी, उनके अलग अलग पन्नों पे अलग अलग अकाउंट्स होंगे? एक पेज पे मशीनरी अकाउंट, 50 पेज के बाद कैश अकाउंट, कैसा होगा दोस्तों? अगर आपको ये कहा जाए लेजर उठाओ, लेजर बुक, और वहां से सारे बैलेंसेस अपने बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पेयर में डालो, आसान होगा? ऐसे ढूंढते रहोगे, अच्छा ये वाला अकाउंट आ गया, उठा के डाल दो, अब थोड़ा दूसरा आ गया, आप डाल दो, मुश्किल काम होगा। और उसके बाद अगर आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो तो कैसा लगेगा? फाड़ दो। क्या बुरा लगेगा दोस्तों? काम करने के बाद पता चले कि हाँ यार बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, अब पूरी रिसर्च दोबारा करनी पड़ेगी, कहां गलती रह गई। क्या उससे अच्छा है दोस्तों फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एक बार चेक कर लिया जाए कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई? और उस गलती को चेक करने के लिए ही, यानी जैसा बच्चे ने कहा डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच होते हैं या नहीं होते, इस बात को चेक करने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। क्या चेक करता है? अरिथमेटिकल इज मैथमेटिकल प्लस एंड माइनस की कोई गलती तो नहीं की है। हम अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में करते हैं दोस्तों। डुअल एस्पेक्ट, लुका पैसियोली, याद आता है आपको? हम डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो जितने डेबिट्स हैं उतने ही क्रेडिट्स होने चाहिए, इसीलिए ट्रायल टैली होना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया हो कि आपने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन पोस्टिंग करते हुए सिर्फ डेबिट पोस्ट किया, क्रेडिट पोस्ट ना रह गया। कैसा हो सकता है दोस्तों? वो किसको फोन आया था घर से, जिस पोस्टिंग करना रह गया था? किसी का था ना पोस्टिंग जो छूट गई थी, यही था ना किसी का? हाँ, अच्छा, ओके। वो जो इंपॉर्टेंट कॉल आई थी घर से, रिकॉर्ड करते करते पोस्टिंग रह गई थी, हाँ वो पापा का फोन आ गया था, वैसे किसी और का आया था, लेकिन अच्छा। सो वो जो पोस्टिंग छूट गई थी दोस्तों, ऐसे छूट सकती है क्या? आप लोगों ने अपने ईमानदारी से बताइएगा, कभी 11th 12th में अकाउंटिंग करते हुए कभी टोटलिंग गलती करी अकाउंट्स के ऊपर में, बैलेंस गलत निकाल दिया? इंसान है दोस्तों, हो जाता है। और अगर ऐसी गलती कर दी कि आपने राम को सेल कर दी 10,000 रुपए, गलती से 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है? रिकॉर्ड तो 10,000 ही किया, लेकिन राम के अकाउंट में पोस्ट करते हुए 1 लाख कर दिया, हो सकता है? टोटल करते हुए, सेल बुक का टोटल करते हुए टोटल ज्यादा या कम कर दिया, किसी अकाउंट की बैलेंसिंग करते हुए गलत हो गया, तो आपका ट्रायल टैली नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं जस्ट एज अ प्राइमा फसाई एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने एक शब्द यूज किया, प्राइमा फसाई। प्राइमा फसाई का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे आप लॉ में कुछ टर्म सीख रहे हो ना, लैटिन वर्ड्स वगैरह कुछ सीखते हो, स्लैंग, एक शब्द हम यूज करते हैं प्राइमा फसाई। प्राइमा फसाई का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, कि ट्रायल को देख के ऑन द फेस ऑफ इट हम ये बात कह सकते हैं कि अरिथमेटिकली सब कुछ सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। क्या कहा मैंने? ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। मतलब अगर मान लीजिए मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है,
ये टोटल 10 लाख डेबिट साइड और ये टोटली 10 लाख। क्या आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि कोई गलती नहीं हुई होगी? हाँ दोस्तों, ट्रायल टैली हो रहा है, क्या आप कह सकते हैं कोई गलती नहीं हुई होगी? क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? जोर से बोलो बेटा, बिल्कुल सही बात बोल रहा था। बच्चे का कहना है सर मान लो हमने राम को सेल करी 10,000 रुपए, हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो ना उसका डेबिट आया ना उसका क्रेडिट आया, क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? तो ट्रायल का टैली होना क्या इस बात का प्रमाण है कि सब सही है? नहीं। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, राम को सेल करी, एंट्री बोलिए। हमारे अकाउंटेंट ने उल्टी एंट्री कर दी, सेल्स टू राम 10,000 रुपए, क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? ट्रायल को किस चीज से मतलब है? डेबिट से और क्रेडिट से। क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों पहुंच गए? ट्रायल टैली है दोस्तों, राइट? तो ट्रायल को फर्क नहीं पड़ता आपने कहां डेबिट डाला कहां क्रेडिट डाला, उसको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से मतलब है। तो ट्रायल का टैली होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब कुछ सही हुआ है। लेकिन अगर ट्रायल टैली नहीं होता तो ये एक बात श्योर है कि आपने कुछ गलती की है। लेकिन ट्रायल का टैली होना इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। जैसे कभी आप लोगों ने मूवीज देखी हो तो जज साहब फैसला सुना रहे होते हैं और कहते हैं हमारे सामने पेश किए गए एविडेंसेस के बेसिस पे हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि खून इसी ने किया है। ऐसा यानी उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस आ गया। हमारा ट्रायल अगर टैली होता है कि हम ये बात कह सकते हैं कि सब कुछ सही है? नहीं। तो इसलिए मैंने शब्द यूज किया, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। लेकिन अगर ट्रायल टैली नहीं होता इसका मतलब कुछ गलती हो गई है, राइट? अब वापस से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, क्या तीनों या सिर्फ कोई दो या तीनों? तीनों। क्या तीनों अकाउंट्स होते हैं इसके अंदर? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल क्या थे? एसेट्स वाले अकाउंट जो पर्सनल ना हो। पर्सनल क्या थे? जो किसी पर्सन को बिलोंग करते हो। प्राइमरी सारी लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट्स थी और कुछ एसेट्स पर्सनल थे। यानी रियल और पर्सनल मिला दो तो सारे एसेट लायबिलिटीज हो गए। और नॉमिनल क्या थे? इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, यही सब थे। क्या ट्रायल में सारे अकाउंट्स आते हैं? हाँ दोस्तों, बट एक बार वापस याद कीजिए, जब हम लेजर का चैप्टर पढ़ रहे थे, लेजर, हमने कहा था रियल और पर्सनल अकाउंट्स को साल के एंड पे बैलेंस किया जाता है और फिर कैरी फॉरवर्ड, ऐसा ही कहा था। और नॉमिनल अकाउंट्स उन्हें बैलेंस नहीं करते, उन्हें क्या करते हैं? दे आर क्लोज बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो फिर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस किसका आता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीनों का या सिर्फ रियल और पर्सनल का? सोच लो। ऐसे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं हम सारे। थोड़ा सा इधर उधर घुमा दो और हमारे सारे बेसिक्स हिल जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने फाइनल अकाउंट बनाए हैं? ट्रेडिंग के लिए बैलेंस शीट, ट्रेडिंग के लिए बैलेंस शीट क्या ट्रायल से बनाए हैं? क्या ट्रायल के अंदर खर्चे नहीं आते? क्या ट्रायल के अंदर इनकम नहीं आते? आते हैं। तो इसका मतलब ट्रायल में नॉमिनल अकाउंट्स भी आते हैं, हाँ या ना? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएनएल, तो फिर बैलेंस कैसे आता है उसका? मेरा सवाल समझ गए सब लोग? ऐसे हम पेपर में ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट खो जाते हैं। 4 सवाल अगर इंटरव्यू में हमसे ऐसे पूछ ले, इधर से उधर घुमा दे, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। सोचा है आप लोगों ने? आपके सवाल के जो आपने अभी आंसर दिए थे उसी के अंदर इसका आंसर था। यहां देखिए, ये है मेरा लेजर अकाउंट, ये है मेरे फाइनल अकाउंट्स और इनके बीच में खड़ा है ट्रायल बैलेंस, हाँ या ना? अब आप बताइए, आपने क्या कहा था नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में? नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स, दे आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल, यही बोला था। ट्रेडिंग एंड पीएनएल इज अ पार्ट ऑफ, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले क्या बनना है? तो अब आप बताइए, क्या लेजर अकाउंट्स में सेल्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब अकाउंट्स भी होंगे? क्या ट्रायल बनने तक ये सब क्लोज हो चुके हैं या अभी इनमें बैलेंस है? आप ट्रायल से बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स
और जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो सेल वगैरह का खर्चा चला जाता है, सेल वगैरह की इनकम और रिपेयर्स के खर्चे चले जाते हैं पीएनएल में। लेकिन ट्रायल तो भी बड़ा है ना दोस्तों, तो ट्रायल बैलेंस तक आपके फाइनल अकाउंट्स नहीं बने होते, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो यहां बनेगा, अगर यहां बनेगा तो सेल्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग पीएनएल में डाला जाएगा, रिपेयर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वहां डाला जाएगा। तो क्या ट्रायल बैलेंस बनने तक आपके ये अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं या इनमें बैलेंस पड़ा है? और बैलेंस पड़ा है तो ट्रायल के अंदर आएगा या नहीं आएगा? तो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं, सारे अकाउंट्स के। फिर आप डिसाइड करते हैं कौन सा अकाउंट क्लोज करना है और कौन से अकाउंट को कैरी करना है। जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ आती है? अब आपसे एक छोटा सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा। मेरे पास आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था, मेरे पास 5,000 रुपए थे। दिन में मेरे पास और पैसे आए 20,000 रुपए, मैंने पेमेंट्स करी 2,000 रुपए। दिन के एंड में कितना पैसा है मेरे पास? 23,000। पक्का ना? द बैलेंस विद मी इज 23,000। कल के दिन कोई पैसा आया नहीं और मेरे यहां से 5,000 की पेमेंट्स हो गई। अब कितना बचा? तो 23,000 रुपए को आप क्या कहोगे? इट इज अ बैलेंस एज एट द एंड ऑफ टुडे। 18,000 क्या बोलोगे? एज एट द एंड ऑफ टुमारोज डेट, ऐसा ही बोलोगे। बैलेंस हमेशा एज एट होता है, बैलेंस कभी फॉर द पीरियड नहीं होता। बैलेंस इज ऑलवेज एज एट। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखा रहे हो? सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस एक पर्टिकुलर डेट के, इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनता है एज एट एंड नॉट फॉर द पीरियड। एज एट, बच्चे ने स्टार्टिंग में एज एट ही बोला था। ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज एज एट। सब हो मेरे साथ दोस्तों? क्योंकि किसी भी अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है? अभी कितना बचा है, वो बैलेंस तो हमेशा एज एट होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एज एट बनता है। समझ गए मेरी बात? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे कुछ सवाल पूछने वाला हो यहां से लेंगे। तो ये बात समझ आती है सबको? ओके एवरीवन। अब ट्रायल कब बनाया जाता है? व्हेन डू वी मेक ट्रायल बैलेंस? आप कभी बना सकते हैं। जब हमने कहा एज एट, मान लो मैं 1 अप्रैल के एंड में बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं दोस्तों। यार अभी कितने बैलेंसेस हैं हमारे पास? मैं 30 अप्रैल को बनाना चाहता हूं, क्या बना सकता हूं? मैं 15 मई को बनाना चाहता हूं, क्या बना सकता हूं? लेजर के बैलेंस उठाऊंगा, स्टेटमेंट बना लूंगा और देख लूंगा कितने बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज एट एनी पर्टिकुलर डेट, एज एट एनी पर्टिकुलर डेट। लेकिन हम नॉर्मली कब बनाते हैं? पीरियड एंड पे, क्योंकि मुझे अपने बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम साल के एंड पे, पीरियड के एंड पे। तो ट्रायल बैलेंस पीरियड एंड पे तो बनता ही बनता है, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई बनाया जा सकता है? कभी भी बनाया जा सकता है। जय माता दी एवरीवन। पक्का? जितनी बातें बोली है पहले उसको देखें, फिर आगे बात करेंगे। पहला बुलेट पढ़े। ये जितने बुलेट्स यहां लिखे हैं दोस्तों, इन सब बुलेट में से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बन सकती है, इसलिए ध्यान से सोचिएगा, हर एक स्टेटमेंट का लॉजिक सोचिए। पहला स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्या सही शब्द है? मैंने ऑल को बोल्ड में डाला क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट। बच्चे ने कहा हाँ, क्योंकि नॉमिनल तो क्लोज जाते हैं बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्या सही था या गलत था? ऑल अकाउंट्स। ट्रेडिंग पीएनएल तो ट्रायल के बाद बनना है। नेक्स्ट वन, इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ट्रायल में कोई एंट्रियां पास नहीं होती, ट्रायल सिर्फ लेजर बैलेंसेस की स्टेटमेंट है। इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर द पीरियड। It can be prepared as at any particular date, but is generally prepared as at the period end. कभी बनाया जा सकता है, बट नॉर्मली कब बनाया जाएगा? बट क्या हम कभी बना के चेक कर सकते हैं? मान लो मुझे डर है कि यार कहीं मैंने डेबिट डाल दिया हो, क्रेडिट डालना रह गया हो, तो साल के एंड में पता चले, पहले ही चेक कर लेता हूं। तो क्या मैं ट्रायल बीच में बना के देख सकता हूं कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा? आई कैन। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड प्राइमा फसाई एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी की, टोटलिंग सही करी, प्लस माइनस सही किया, एक्सेट्रा, एंड दैट टू प्राइमा फसाई। अंदर क्या गलती है वो नहीं पता चलेगी, सिर्फ ऑन द फेस वाली बातें। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एरर फ्री अकाउंट्स। डन। इफ अ ट्रायल बैलेंस अग्रीज, अगर ट्रायल बैलेंस टैली होता है, अग्री होता है,
It indicates reasonable accuracy of accounting work. However, if trial balance does not agree, it can be concluded that some errors have been committed in the books of ट्रायल टैली होने से हम ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ सही है, लेकिन ट्रायल टैली नहीं हुआ तो ये कह सकते हैं कुछ गलतियां हो गई है। अब आप बता दीजिए, हमने ट्रायल बनाया और ट्रायल की दो साइड्स, एक साइड का टोटल आया 1 लाख रुपए, एक साइड का टोटल आया 90,000 रुपए। ट्रायल टैली नहीं हुआ, यानी हमें एक बात तो समझ आ गई, कुछ गलतियां हो गई है। कहां गलती हुई पता है? नहीं। तो हम क्या करते दोस्तों, अगर हमारा ट्रायल टैली ना होता तो हम क्या करते? हम चेक करते, बट चेक करने से पहले हम कुछ करते, सस्पेंस। क्या सस्पेंस अकाउंट? हम डिफरेंस को उठा के एक अकाउंट में डाल देते जिसका नाम है, और डिफरेंस डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी क्रेडिट बैलेंस कम रह गया, हम उठा के सस्पेंस अकाउंट में एक 10,000 का क्रेडिट डाल देते हैं और ट्रायल को कर देते हैं टैली। कोई बता सकता है? सस्पेंस अकाउंट सबने नाम सुना है ना दोस्तों? क्या ऐसा करते आए आप लोग, जब ट्रायल टैली ना हो तो उठा के सस्पेंस में डाल दो? बस ये बता दो, इसे सस्पेंस अकाउंट क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही बात है बेटा। क्राइम पेट्रोल देखा आप में से किसी ने? सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, कोई भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी, मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए हैं और मूवी की स्टार्टिंग में एक्ट्रेस का खून हो गया, लेकिन ये नहीं बताया गया किसने मारा है। दिमाग में क्या आएगा? एक सस्पेंस, किसने मारा, और वो सस्पेंस खुलता है मूवी के एंड में जाकर। और अगर कोई बाहुबली जैसी मूवी हो, अगले पार्ट में जाके पता चलता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसा ही ना दोस्तों? लेकिन क्या दिमाग में सस्पेंस क्रिएट हो जाता है? हमारे अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है दोस्तों। ट्रायल टैली नहीं हुआ, क्या आपको पता है ट्रायल क्यों नहीं टैली हुआ? नहीं दोस्तों, लेकिन क्या दिमाग में सस्पेंस क्रिएट हो गया? नाउ यू नीड टू फाइंड दैट। जब तक वो सस्पेंस है तब तक हम उस डिफरेंस को उठा के डाल देते हैं एक सस्पेंस अकाउंट में, एंड नाउ वी फाइंड आउट द एरर्स एंड डू द रेक्टिफिकेशन। तो पेंडिंग रेक्टिफिकेशन हम उस डिफरेंस को उठा के डाल देते हैं एक बकेट जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। इज दैट ओके एवरीवन? ये लीजिए, हम सस्पेंस में इसलिए भी डालते हैं दोस्तों, ट्रायल टैली होगा तो हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रायल वाज अ प्रीकर्सर टू योर फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स लेट ना हो इसलिए हम ट्रायल का पहले डिफरेंस उठा के डाल देते हैं सस्पेंस में, कि एक साइड फाइनल अकाउंट्स बनना शुरू हो जाए और हम बैठ के ढूंढते रहे कहां डिफरेंस आया, गलती कहां होगी, इस वजह को ढूंढते रहे। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते रहे, इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। राइट दोस्तों? ये लीजिए, अगला बुलेट पढ़े। If the trial balance does not agree, the difference is put into suspense account. The errors are located and the balance in suspense account is. ठीक है दोस्तों, 2 मिनट सामने देखिए सब लोग। ये बेटा एवरीवन, ट्रायल टैली नहीं हुआ था तो आपने सस्पेंस में एक डिफरेंस डाल दिया कितने रुपए का। अगर कभी सस्पेंस अकाउंट बनाया जाए, क्या सस्पेंस में पहले से कोई बैलेंस था? नहीं, वो बैलेंस अभी आया है। राइट ना? मान लो 31 मार्च 2024 का ट्रायल है, 31 मार्च 24 को ये 10,000 का डिफरेंस मिला, तो हम क्या करें? 31 मार्च 2024 के दिन सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट डाला हमने। ऐसा ही किया है, क्रेडिट डाला है आपने। क्या लिखूं इसको? इसे लिखा जाता है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है दोस्तों, वन साइडेड एरर हुआ था, यानी एक साइड टैली, एक साइड कम थी, एक साइड ज्यादा थी। जो साइड कम थी आपने वो वाला बैलेंस डाल दिया उसके अंदर। क्या हमारे ट्रायल में क्रेडिट साइड कम थी? आपने क्रेडिट बैलेंस डाल दिया ताकि ट्रायल टैली हो जाए, और अकाउंट के अंदर लिख दिया बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है, सिर्फ डिफरेंस की पोस्टिंग है कि ट्रायल में डिफरेंस आया, उठा के डाल दिया। ठीक है दोस्तों? अब मान लीजिए पता चला ये डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि आपने सेल अकाउंट की टोटलिंग कम करी थी। सेल अकाउंट का जो टोटल बन रहा था, मान लो बन रहा था 10,10,000 रुपए, लेकिन हमने गलती से उसे दिखाया था सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है? हमने 10,000 रुपए टोटलिंग कम करी थी। क्या इस वजह से ट्रायल आउट हो गया होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना।
अब पता चल गया, अब क्या करना चाहिए? क्या वो सस्पेंस रहा या सस्पेंस खत्म हो गया? तो सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं और सेल अकाउंट को बढ़ा देते हैं। तो हम एंट्री पास कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर जब गलती रेक्टिफाई हो जाए, टू सेल्स, और ये सस्पेंस अकाउंट हो गया क्लोज। सब हो मेरे साथ दोस्तों? इसे कहते हैं सस्पेंस का ओरिजिनेशन, सस्पेंस में बैलेंस आना ट्रायल की वजह से। जब आपने ट्रायल बनाया, ट्रायल में डिफरेंस आया, तो सस्पेंस में पहली बार बैलेंस आया, और जब आपने एरर रेक्टिफाई किए, सस्पेंस का बैलेंस रिवर्स हो गया। जय माता दी एवरीवन। दिमाग में अगर ऐसा कोई सवाल आता है, सर अगर गलती मिली नहीं तो क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन में देखेंगे, राइट? ये वाला बुलेट मैं चाहता हूं आप दोबारा पढ़ लें। डन। अब पेपर में क्वेश्चन आया दोस्तों, rectification of errors is required for tallying the trial balance. Rectification of errors is required for tallying the trial balance. True or false? क्यों मेरे बच्चे? टैली तो गलती के साथ भी हो सकता है। जैसे बच्चे ने कहा था आपने डेबिट क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड नहीं किए तो भी टैली हो गया था। राम टू सेल्स की जगह सेल्स टू राम किया तो भी टैली हो गया। और अगर टैली नहीं हुआ तो क्या हमने गलतियां सही करी या सस्पेंस में डाल के टैली कर दिया? तो ट्रायल को टैली करने के लिए रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ट्रायल बिना गलतियों के साथ भी टैली हो सकता है। डिफरेंस आ जाए सस्पेंस में डाल के भी टैली हो सकता है। हमें रेक्टिफिकेशन करना होता है ताकि हमारी किताबें सही चीज दिखाएं, बट ट्रायल को टैली करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन नहीं करते हैं दोस्तों। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस चैप्टर का एक छोटा सा आखिरी एरिया। ये लीजिए, अपने अपने रजिस्टर्स खोल लीजिए। और यहां अपने रजिस्टर्स में लिखिए रेफर पेज 134, रेफर पेज 134 of our book, और इसके नीचे अब लिखें मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। Methods of preparing trial balance. Three methods. Three methods. पहला बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। दूसरा टोटल्स मेथड, और तीसरा टोटल्स एंड बैलेंस मेथड। और बैलेंस मेथड के नीचे लिखें दोस्तों बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट, बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट is shown in trial balance. टोटल्स मेथड के नीचे लिखें टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड of each ledger account is shown in trial balance. और तीसरे के नीचे लिखे बोथ
totals of debit and credit side as well as balance of each ledger account are shown in trial balance are shown in trial balance are shown in trial balance ये लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखे दोस्तों इन सबके नीचे रिस्पेक्टिवली लिखिएगा ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2024 sales 10 lakh purchases 3 lakhs wages 2 lakhs debtors 4 lakhs cash 5 lakhs machine machine 3 lakhs and capital 7 lakh राइट नेक्स्ट अगले वाला लिखे ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2024 सेल्स 10 लाख रुपए परचेजेस 3 लाख रुपए वेजेस 2 लाख रुपए डेटर्स डेटर्स बेटा 7 लाख डेबिट और 3 लाख क्रेडिट कैश 12 लाख डेबिट 7 लाख क्रेडिट मशीन 4 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट कैपिटल 1 लाख 1 लाख और 8 लाख this is 29 lakhs 29 lakhs अगर जगह कम रह गई हो तो तीसरा एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिएगा दोस्तों ठीक है चिंता नहीं कीजिएगा ये लीजिए ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2024 particulars totals
डेटर्स कैपिटल डन। एवरीवन डन। कर लूं आगे स्टार्ट। ओके बेटा। सो ट्रायल बैलेंस को बनाने के तीन तरीके होते हैं दोस्तों, थ्री मेथड्स। आपने आज तक एक ही देखा है नॉर्मली, और जो बच्चे ने फॉर्मेट बोला था विच वाज पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, राइट ना। और नॉर्मली जो आपने ट्रायल देखा है वो ये वाला होता है, दिस इज व्हाट यू हैव सीन, राइट। और इसके बेस पे आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते। जल्दी से मेरी हेल्प कीजिएगा, सेल्स कहां चला जाता? सेल्स चला जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, ऐसा ही करते। परचेज कहां चला जाता? ट्रेडिंग में। वेजेस कहां चला जाता? ट्रेडिंग में। डेटर्स बैलेंस शीट। कैश कहां चला जाता? मशीन, कैपिटल। तो हमें अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बस यही ट्रायल चाहिए होता था, इसीलिए नॉर्मली आपने यही ट्रायल देखा है, राइट। और प्रैक्टिकली भी आपको ज्यादा यूज होने वाला यही ट्रायल दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं सिर्फ एक मशीन का बैलेंस देखें। मशीन का बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपए। मैं इस मशीन का अकाउंट आपको दिखा रहा हूं जो लेजर के अंदर था, जो ट्रायल बनने से पहले था, मशीन अकाउंट। दैट अकाउंट वाज लाइक दिस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ मशीन पहले से पड़ी थी 2 लाख रुपए की। टू बैंक, इस साल और खरीदी 2 लाख रुपए की। साल के एंड पे उस पर डेप लगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ये 3 लाख का बैलेंस आपने कैसे निकाला? आपने कहा सर टोटल बन रहा है 4 लाख और ये टोटल बन रहा है 1 लाख, तो आपने उठा के बैलेंस लिख दिया 3 लाख और ये टोटल लगा के क्लोज कर दिया। क्या ऐसा ही होता दोस्तों? ये फिगर वो है जो आपने उठा के यहां डाली। इस मेथड में आपने सिर्फ बैलेंस दिखाया, बैलेंस, इसलिए इस मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। पहले मेथड का नाम पढ़िए, नाम में ही सब कुछ है दोस्तों, नाम समझ लिया तो काम हो गया। बैलेंस मेथड, हर अकाउंट का सीधा बैलेंस यहां दिखाया जाता है, ठीक है बेटा। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। दूसरे मेथड का नाम देखिए, टोटल्स मेथड। टोटल्स मेथड का मतलब हुआ दोस्तों, इस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल था 4 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल था, अगर मैं 3 लाख का बैलेंस दिखाने के बजाय डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल दिखा दूं, ऑफ कोर्स बिफोर बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंसिंग के बाद तो दोनों साइड बराबर होती है, उससे पहले वाला अगर मैं टोटल दिखा दूं, इस मेथड को कहते हैं टोटल्स मेथड। तो मैंने मशीन में दिखा दिया 4 लाख का डेबिट और 1 लाख का। जब आप ये बात सुनते हैं कि इस अकाउंट में 4 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट है, क्या दिमाग में यही आएगा कि बैलेंस बचा है इसमें 3 लाख का डेबिट? तो बैलेंस शीट में तो 3 लाख ही जाएगा, लेकिन ये आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल दिखा रहा है,
ठीक है, इसलिए मेथड का नाम है टोटल्स मेथड। नीचे देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा है, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। इज दैट ओके बेटा? अब अगर आप ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करें, नॉर्मली सेल्स में सिर्फ क्रेडिट होता है, तो चाहे बैलेंस मेथड हो चाहे टोटल्स मेथड हो, नॉर्मली सेल्स में क्रेडिट ही आ रहा होगा। परचेज में नॉर्मली डेबिट होता है, उसमें डेबिट ही आ रहा होगा। वेजेस में डेबिट आ रहा है। डेटर्स, डेटर्स तो एक एसेट अकाउंट है जिसमें कुछ आया होगा कुछ गया होगा, ये चलता रहेगा। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स होंगी। डेबिट साइड 7 लाख का टोटल है, क्रेडिट साइड 3 लाख का टोटल है, बैलेंस कितना 4 लाख। तो बैलेंस मेथड में सिर्फ 4 लाख, वहां 7 और 3 दोनों लिखा जा रहा है। ठीक है, आप बताएंगे फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कौन सा आसान तरीका है? बैलेंस मेथड। तभी आप लोगों ने आज तक बैलेंस मेथड पढ़ा था, राइट? तो टोटल्स मेथड पढ़ी क्यों रहे हैं, आगे देख लीजिए, फिर बात करेंगे। तीसरे मेथड का नाम पढ़िए, नाम से ही सब कुछ आएगा, टोटल्स एंड बैलेंस मेथड। इसमें क्या दिखाओगे? टोटल भी और बैलेंस भी। तो हर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल भी आता है और उनका नेट बैलेंस भी आता है। ये लो दोस्तों, इज दैट ओके? अब बच्चे के दिमाग में हमेशा ये लाइन की टॉपिक पढ़ते ही दिमाग में आता है, सर जब फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बैलेंस से काम चल रहा था, बचपन से हम वही देखते आए, तो हमारा लोड क्यों बढ़ा रहे हो, 2 मेथड और क्यों लेके आ रहे हो और दिमाग पे जोर डाल रहे हो? बेटा अगर मैं ये कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं था, मैं 100% ये वाला ट्रायल बैलेंस देखता था। 100%, नॉट इवन 99% की बात कर रहा हूं। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में था, मैं अपना काम कर रहा था, जब मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली जिम्मेदारी थी, मैं 100% वो वाला ट्रायल देखता था। ऐसा क्यों? फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए तो सिर्फ बैलेंस वाला ही चाहिए था, लेकिन मैं वो देखता था, क्यों? उस बात का एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं कंपनी में क्रेडिट मैनेजर हूं। क्रेडिट मैनेजर का मतलब होता है मैं जिम्मेदार हूं उधारी के लिए, किसको उधार देना है किसको नहीं देना, उधार दे दिया तो वापस पैसा लाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्रेडिट मैनेजर। तो जितने डेटर्स खड़े होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। 31 मार्च के दिन, साल के आखिरी दिन के एंड पे, मेरा बॉस मेरे पास आया और मुझसे पूछा डेटर कितने आउटस्टैंडिंग हैं, और मैंने उसे बताया सर हमारे डेटर्स आज के दिन एग्जैक्टली 1 करोड़ के हैं, 1 करोड़। और उसने मुझे लेफ्ट राइट एंड सेंटर डांटना शुरू किया, इतने डेटर्स खड़े हैं, तुम कर क्या रहे हो, इतने लोगों से पैसा नहीं आया, और ब्ला 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 ब्ला, खूब डांट दिया, जैसे मैं काम ही नहीं कर रहा। 1 करोड़ के डेटर खड़े हैं, तुम डेटर से पैसा कलेक्ट नहीं करते हो, तुम क्या कर रहे हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, आप कुछ बोल नहीं पाए, मैंने भी नहीं बोला दोस्तों, लेकिन हूं तो सीए, अंदर खून तो वही है ना। मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं अगले दिन उनकी सीट पे, उनके टेबल पर एक पेज रख के आ गया उनके आने से पहले। रेजिग्नेशन लेटर नहीं दोस्तों, नहीं त्याग पत्र नहीं, सीए हूं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो मैंने एक उनके टेबल पर एक पेज रखा जो कि ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, और उसमें सिर्फ मैंने डेटर्स अकाउंट रखा हाईलाइट करता हुआ। ट्रायल में और भी चीजें थी, मैंने डेटर्स को बड़ा बड़ा करके दिखाया और हाईलाइट करता हुआ, और वो ट्रायल बैलेंस टोटल्स एंड बैलेंस मेथड वाला था। उसमें क्या दिखाया, ध्यान से देखिएगा, टोटल्स, बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और ये मेरे डेटर्स। ओके, लेट्स नॉट राइट 500, ज्यादा हो जाएगा, लेट्स राइट 100 करोड़, 99 करोड़। बस मैंने ये पेज उसके टेबल पे छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद वो मेरे पास आया और आके बोला सॉरी यार, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया बिना सोचे समझे। सोच सकते हो उसने मुझे सॉरी क्यों बोला? मैंने क्या दिखाया उसे? 100 करोड़ का माल बेचा है उधारी पे, 100 करोड़, 100 करोड़ के हमारे डेटर्स थे। मैं कितना पैसा ले आया हूं? 99 करोड़ ला चुका हूं। अरे बाबा, हर दिन माल बिकता है, आखिरी में भी कुछ बिका होगा, उसका पैसा तो बकाया होगा या नहीं होगा?
तो उसके लिए मुझे डांट के जा रहा है जिसका भी ड्यू डेट ही नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जरा सोचिए, क्या मान लो मेरे यहां उधारी दी जाती है 15 दिनों की, 15 डेज, तो क्या जिसको मैंने 1 मार्च को पैसा बेचा होगा उसका पैसा 16 मार्च को आ जाना चाहिए? जिसको मैंने माल 10 मार्च को बेचा, क्या उसका पैसा 25 मार्च तक आ जाना चाहिए? यस और नो? लेकिन जिसे माल मैंने बेचा 20 मार्च को, उसका पैसा कब आना चाहिए? अप्रैल में। और हम बात कर रहे हैं 31 मार्च के दिन। क्या 31 मार्च के दिन डेटर होगा या नहीं होगा? 31 मार्च को ये डेटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसका पैसा 4 अप्रैल को आना है। पहले जाके मांग लूं कि 1 साल का एंड आ गया, पैसा तुझे 15 दिन का उधार दिया है, पैसा कब देगा वो? 15 दिन बाद। हाँ या ना एवरीवन? अगर किसी को मैंने बेचा ही माल 30 मार्च को, वो पैसा कब देगा? अप्रैल में, 15 दिन के बाद। क्या 31 मार्च को ये लोग डेटर्स खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? तो अगर आप मुझे कहो 16 तारीख से लेकर 31 मार्च वाले डेटर्स, सेल्स वाले, क्या ये डेटर्स खड़े होने चाहिए या नहीं खड़े होने चाहिए? क्या ये ओवरड्यू हो गए हैं? क्या इनकी डेट निकल गई है? नहीं दोस्तों। तो इतने डेटर्स तो बैलेंस शीट में आएंगे ना। वो 1 करोड़ के थे जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुए और मुझे आगे डांट गया। जितने ड्यू हुए थे उन सबसे मैं पैसा ला चुका हूं, ठीक है। और जब बॉस के सामने ये चीज पहुंची कि 100 करोड़ थे, 99 करोड़ कलेक्ट करवा दिए हैं, 1 करोड़ आखिरी वाले रहते हैं जिनको अभी ड्यू ही नहीं हुए, तो आगे मुझे सॉरी बोल के गया। अब आप बताइए, अगर वो सिर्फ ये देख रहा था तो क्या उसे ये बात पता चलती कि 100 करोड़ 99 करोड़ कितने वॉल्यूम में हम डील कर रहे हैं? कभी नहीं पता चलता। लेकिन अगर उसे ये सब चीजें दिखाई जाए, क्या पता चलता है कितने वॉल्यूम में डील कर रहे थे? सो दिस गिव्स यू अ बेटर पिक्चर, बेटर क्लैरिटी। दैट्स व्हाई हम प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ यही ट्रायल देखते थे। मैं एटलीस्ट देखता था, और भी कुछ बताता हूं, बट पहले आप बताइए कि आपको ये बात समझ आती है? दोस्तों, जब मैंने अपना सेल्स अकाउंट देखा, माय सेल्स अकाउंट, इट शोड मी अ क्रेडिट, सॉरी, सिर्फ जब मैंने बैलेंस देखा, इट शोड मी अ क्रेडिट ऑफ, से फॉर एग्जांपल 120 करोड़। देख के क्या लगा? साल में 120 करोड़ की सेल्स करी है। अच्छा लगता है? 120 करोड़ की सेल, छोटा बिजनेस है, 120 करोड़ की सेल है। लेकिन जब मैंने इसका टोटल वाला तरीका देखा तो मुझे कुछ ये दिखा। आइडियली सेल्स में सिर्फ क्रेडिट ही जाना चाहिए, यस और नो? लेकिन हमारे केस में 130 करोड़ के क्रेडिट गए हैं और 10 करोड़ के डेबिट्स भी गए हैं। वो डेबिट किस लिए हो सकते हैं? सेल्स रिटर्न। वैसे तो सेल्स रिटर्न के लिए आप अलग अकाउंट खोलते हो, लेकिन वो अकाउंट भी आखिरी में सेल्स में ही डेबिट हो जाता है, सेल्स रिटर्न हो सकते हैं। इसका मतलब हम 130 करोड़ का माल बेचते हैं और 10 करोड़ का माल वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव भी हो सकते हैं? कस्टमर उन्हें पसंद नहीं भी कर रहा। 10 करोड़ आउट ऑफ 130 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली 7-8%। क्या ऐसे बहुत सारा माल वापस आ रहा है? क्या एनालिसिस करना चाहिए? अगर आप ये बिजनेस के ओनर हैं, क्या आप ये बात जानना चाहोगे इतने सारे रिटर्न्स क्यों हो रहे हैं? अगर आप सिर्फ ये देखते, सिर्फ ये, तो क्या आपको ये बात पता चलती? लेकिन अब क्या ये बात पता चल रही है कि कुछ माल वापस आ रहे हैं? क्या आप इस 10 करोड़ को डेबिट क्यों किया गया, क्या ये खोजना चाहोगे दोस्तों? वो सब तभी हो सकता है जब आप ये सब बातें देखें। उसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है, कोई फ्रॉड भी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने कभी एग्जांपल लिया था आपके साथ, वो मैकडॉनल्ड्स वाला, मैकडॉनल्ड्स में जाकर बिल कैंसिल करवाने वाला, याद है दोस्तों? वो कैशियर ने कैश अपनी जेब में डाल लिया, ये सब बातें करी थी मैंने आपके साथ। सोचिए, मेरे रेस्टोरेंट में ये आए हैं खाना खाने, 2000 रुपए कैश पे किए, कैशियर ने बिल बना दिया, सिस्टम में एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में क्रेडिट आ गया। और कैशियर ने देखा कोई देख रहा है नहीं, कैशियर ने बिल वॉइड कर दिया। वॉइड करते ही उल्टी एंट्री पास हुई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या सेल्स में डेबिट आया? अगर मैं सिर्फ बैलेंस देख रहा हूं, क्या ये बात पता चलेगी? लेकिन अगर मैं टोटल्स एंड बैलेंस देख रहा हूं, क्या टोटल में दिखाई देगा डेबिट्स भी आ रहे हैं? अगर कोई ऐसे फ्रॉड हुए हैं तो क्या आपका कम से कम अलार्म बेल बजेगा, आओ इनको देख लेते हैं। भाई रिटर्न्स हो सकते हैं, बट अगर रिटर्न्स हुए हो तो किसी ने प्रूफ किया होना चाहिए। अगर ये कैशियर ही बैठ के वॉइड करा जा रहा है तो पैसा अपनी जेब में डाल सकता है। ये सब बातें पकड़ने में हेल्प करता है ये ट्रायल बैलेंस। तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे एनालिसिस भी करने होते हैं। सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है
मेरी नाक के नीचे कोई गलतियां ना हो रही हो या कोई फ्रॉड्स ना हो रहे हो, इन सबको रोकने के लिए हम वॉल्यूम भी देखना चाहते थे, ऐसे कोई अनऑथराइज्ड डेबिट्स तो नहीं आ रहे, हम वो भी देखना चाहते थे। इस वजह से मैं 100% ये ट्रायल देखता था दोस्तों। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? 11th के बेटा लेजर के टाइम देखो, मैं अगर बॉस हूं तो मैं सारे लेजर अकाउंट बैठ के चेक नहीं करता, टाइम ही नहीं होगा इतना। आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने कितना बड़ा ट्रायल बैलेंस देखा? हाउ बिग अ ट्रायल हैव यू सीन? एक पेज उसका भी कुछ पार्ट ही देखा होगा, नीचे एडजस्टमेंट जारी होती, इतना ही ना। जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में था दोस्तों, मैंने जो ट्रायल बैलेंस देखा या जिस कंपनी में मैंने काम किया उसका ट्रायल हम निकालते थे अपनी एक ब्रांच का, जस्ट अ ब्रांच, वो एक 30 पेज का ट्रायल था। हर पेज में 50 अकाउंट्स होते थे, 1500 अकाउंट्स थे हमारे ट्रायल में बस। यानी एज अ अकाउंटिंग हेड मैं 1500 अकाउंट्स की जिम्मेदारी लेता था, कौन सी ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में जानी है, और मेरे नीचे वाले स्टाफ भी ट्रेन थे कि हमें कौन सी चीज कहां डालना है। सबका काम डिवाइडेड था, ये इन अकाउंट्स को देख रहा है, ये इन अकाउंट्स को देख रहा है, ये इन अकाउंट्स को देख रहा है, सबको अपने अपने काम पता थे, पूरी जिम्मेदारी मेरी। बस 30 पेज का ट्रायल। अब आप सोचिए कि आप 1500 अकाउंट्स बैठ के आप एक अकाउंट रिव्यू कर रहे होंगे, मुश्किल होगा। इसीलिए एज अ बॉस आपको ये पूरी पिक्चर दिखाता है, पूरा वॉल्यूम दिखाता है, इधर उधर कोई एंट्रियां हो रही हो वो भी दिखाता है। ऑफ कोर्स मुझे जहां रिस्क लगेगा मैं उस अकाउंट के अंदर जाके देखूंगा बेटा, लेकिन एक स्नैपशॉट व्यू के लिए, एक बर्ड आई व्यू के लिए मैं ये चीज देखूंगा। ठीक है जी? आपको क्या लगा एक पेज के ट्रायल के लिए आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे? काम करना होगा, और जितनी बड़ी कंपनी में काम करोगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन उतने लोग होंगे आपके पास काम करने वाले, आपको काम करवाना होगा दोस्तों। जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाएंगे, हाथ से काम करना कम होगा, करवाना ज्यादा होगा, लेकिन क्या करवाने के लिए पहले आना चाहिए, इसीलिए हम वो बातें कर रहे हैं। आपको सिखाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, आप करवाने के लिए तैयार हो, करना आपको आता हो। ठीक है जी? चलिए, क्या यहां तक कहानी सबको समझ आ गई है? ये लो दोस्तों, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, और इसकी डिटेल्स आपके रजिस्टर्स में है। अब आ जाइए क्वेश्चन 1 पे। इस चैप्टर से किस तरह के अगर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आए इस चैप्टर से तो किस तरह के आ सकते हैं? हालांकि नॉर्मली नहीं आते हैं, कम आते हैं, राइट, लेकिन अगर आए तो किस तरह के होते हैं, आइए देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ श्याम सुंदर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22। क्या दिया है आपको? दिए है लेजर बैलेंस, और आपको कहा जा रहा है बना दीजिए ट्रायल बैलेंस, बना दे लीजिए। सो अकाउंट हेड्स में कैपिटल है सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर आपको कुछ ना बताया जाए तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस सिर्फ बैलेंस वाला ही है। ये भी तो बैलेंस ही दिए हैं कि आप खुद टोटल निकाल सकते हो? नहीं, तो हम ट्रायल बना सकते हैं सिर्फ बैलेंस मेथड वाला। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट या फॉर द ईयर, तो मैंने डाल दिया दोस्तों ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 22, और मेरे ट्रायल में अकाउंट का नाम होगा, यस और नो, पर्टिकुलर्स, और फिर आगे होंगे 2 कॉलम। कौन कौन से कॉलम? एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब आपने बस ये बताना है इनमें से कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, जल्दी जल्दी बताइए। कैपिटल क्रेडिट, ओके। सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, दिस इज 0.1 लाख, ओके। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, खर्चा है, राइट। एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट एसेट है, ट्रेड पेबल्स एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। वैसे क्या कैश एट बैंक अगर ओवरड्राफ्ट हो तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है? बट वो क्लियरली बोल रहा है कैश एट बैंक एंड इन हैंड, एसेट है आपका। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इनकम है दोस्तों, और इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इट्स अ खर्चा, और खर्चा है तो 0.04, राइट। बस खत्म कहानी। क्या आपका ये ट्रायल टैली होना चाहिए? अगर टैली ना होता हो तो इसका मतलब कुछ पाप किए हैं, सस्पेंस को उठा के डाल देंगे, लेकिन एक बार टैली करके देख लेते हैं। दिस इज 6.97 क्रेडिट है, और 3 + 0.1 + 0.2 + 0.26
प्लस 1.73 प्लस 1.12 प्लस 0.52 प्लस 0.04 6.97 टैली होता है। उसे हम टैली बोलते हैं, टैली नहीं बोलते हैं। ट्रायल हो गया टैली। ठीक है एवरीवन, ओके। ऐसे गुस्से में मत देखो, ठीक है। डन है दोस्तों? हाँ, नेक्स्ट वन। An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ended 31st March 2019. Inexperienced, बेचारा नौसिखिया है, उसे नहीं पता था, उसने ये ट्रायल बना दिया। नीचे कुछ कहता है, ये ट्रायल देखो टैली नहीं हो रहा। ओहो, नौसिखिया था ना, ट्रायल टैली नहीं कर पाया। Draw up a corrected trial balance by debiting or crediting any residual errors to a, कह रहे पहले तो आप करेक्ट करने की कोशिश करो जितना कर सको, और फिर भी अगर कोई डिफरेंस रह जाए तो उठा के डाल दो। ठीक है जी, आ जाओ दोस्तों, पहले शुरुआत से देखें। हाँ दोस्तों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, नेगेटिव एसेट होता है। जब डेटर का डेबिट बैलेंस होता है तो उसका नेगेटिव का, तो ये जाना चाहिए था क्रेडिट में, यहां जाना चाहिए। ओके, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट होता क्या है? कैश क्रेडिट मैंने बताया था जब हम लेजर अकाउंट्स वाला रियल पर्सन नॉमिनल कर रहे थे। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो? क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? मेरे करंट अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने किसी को 1.5 लाख का चेक दे दिया तो मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकल गए। कहां से निकले? अकाउंट में ओवरड्रॉ हो गया, बिकॉज आई हैव टेकन अ ओवरड्रॉन फैसिलिटी। अगर मैं बैंक से एक लोन लेता हूं जिसके लिए मेरा एक अलग अकाउंट खोल दिया जाता है, जब चाहूं पैसा निकाल सकता हूं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से 10 लाख का कैश क्रेडिट लिया, सीसी लिमिट सैंक्शन करवा दी 10 लाख, बैंक मेरा एक अलग अकाउंट खोल देगा जिसमें मेरी लिमिट होगी 10 लाख रुपए, राइट? मुझे आज 2 लाख रुपए चाहिए, मैंने 2 लाख निकाल लिया, तो मैंने सीसी यूटिलाइज कितना किया? 2 लाख, मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख है, राइट? कल मुझे और पैसे की जरूरत है, मैंने 3 लाख रुपए निकाल लिए, निकाल सकता हूं। अब लिमिट यूज हो गई 5 लाख, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। इट्स नथिंग बट अ लोन। इट्स सेम एज योर, जैसे ओवरड्राफ्ट होता है वैसे ही आपका सीसी अकाउंट होता है। अगर ये लायबिलिटी है तो इसमें क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, और वैसे तो नाम ही था कैश क्रेडिट, तो इट्स अ क्रेडिट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट वन, कैपिटल, ये सही है? ओके, रिपोर्ट। ट्रेड पेबल्स, ओके। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर, राइट? डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो गलत हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड, ओहो। ड्रॉइंग्स, सही है, ड्रॉइंग्स कैपिटल का उल्टा है, यही पे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, डेबिट ही होना चाहिए। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट। नेक्स्ट वन, परचेजेस, ये सही है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट, गलत हो गया। नेक्स्ट वन, रिटर्न, सॉरी, रेंट एंड रेट्स, ये तो खर्चा है, डेबिट ही होना चाहिए। सैलरीज, सेल्स, ये सही है। इन्वेंट्री, ये कौन सा स्टॉक होना चाहिए? नॉर्मली ट्रायल में कौन सा स्टॉक आता है? नॉर्मली ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर होता है, ऐसा ही मानते थे ना नॉर्मली। लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल के अंदर आ सकता है? हमने बात की थी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आ रहा हो तो एडजस्टेड परचेज आता है। एडजस्टेड परचेज किया था बात, वो परचेज जिसके अंदर स्टॉक एडजस्ट हो चुका हो, ओपनिंग वाला ऐड हो चुका हो, क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग वाला अगर रिकॉर्ड हो गया हो तो परचेज नहीं, फिर आ रहा होता है एडजस्टेड परचेज। अगर ट्रायल में परचेज आ रहा है तो ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, यानी अभी तक परचेज एडजस्ट नहीं हुआ, ये मानते हुए कर देते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक हो, डेबिट बैलेंस ही होता। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, ये खर्चा नहीं है दोस्तों। प्रोविजन फॉर डेप इज अ नेगेटिव एसेट, राइट ना? किसका नेगेटिव है? फिक्स एसेट का, फर्नीचर का। फर्नीचर डेबिट बैलेंस होता है तो प्रोविजन उसका क्रेडिट बैलेंस। आपको हमने रियल पर्सन नॉमिनल करते हुए ये सब बातें करी थी दोस्तों, राइट ना? मान लो ये बात। ओके एवरीवन,
वैसे याद दिलाओ, देखे जरा कितना याद आता है आपको। डेप की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप टू फर्नीचर, डेप टू मशीनरी, डेप टू एसेट। ये था अगर एक बकेट वाला सिस्टम होता। हमने दो बकेट वाले सिस्टम की बात भी की थी। दो बकेट्स कौन सी थी? एक एसेट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर दो बकेट वाला सिस्टम हो तो डेप की एंट्री क्या होती? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन में आ गया क्रेडिट बैलेंस, यहां गलती करी है। इज दैट ओके बेटा? अक्यूमुलेट डेप और प्रोविजन फॉर डेप दोनों एक ही बात है। शाबाश मेरे शेरों, ये लो। तो बेटा बस ये सब करने के बाद ये बना दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद भी देखा ट्रायल टैली नहीं हुआ, तो डिफरेंस को कहां डालना था? ये मैंने डिफरेंस डाल दिया सस्पेंस में और लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। ये कहीं से आया नहीं है, इस अकाउंट में बैलेंस, इस ट्रायल में बैलेंस आया था। मैंने इन्वेंट्री पे एक स्टार मार्क डाला है दोस्तों, नीचे देखो लिखा है अज्यूम टू बी ओपनिंग, क्योंकि ट्रायल में परचेज आ रहा था, तो परचेज अभी एडजस्ट नहीं हुआ था, तो ट्रायल में जो स्टॉक आ रहा होगा वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, डन। और डिफरेंस आया 1225। क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो सस्पेंस में कौन सा बैलेंस गया? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, जो साइड छोटी है वही बैलेंस तो डाल रहे हो सस्पेंस में, कि डेबिट बैलेंसेस कम रह गए, तो टैली करने के लिए हमने सस्पेंस में डेबिट डाल दिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। वैसे तीनों क्वेश्चन कीजिएगा, इट विल टेक यू ओनली 15 मिनट्स। ये तीनों क्वेश्चन कीजिएगा, बट थर्ड जरूर कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा। ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन में कुछ नए अकाउंट्स भी हैं जिसके बारे में आपको अभी नहीं पता है। मैंने कहा था जीएसटी की डिस्कशन करेंगे जब हम सब्सिडरी बुक्स खत्म कर लेंगे, राइट। जीएसटी की डिस्कशन का टाइम तो हो गया है दोस्तों, लेकिन क्लास का भी टाइम हो गया है। जीएसटी की डिस्कशन में हमें लगाने हैं तकरीबन 1-1.5 घंटा। वो टाइम आज तो अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अगली क्लास में कराऊंगा। तो अगली क्लास की शुरुआत करेंगे जीएसटी से, और जीएसटी का पहले पूरा इतिहास खंगालेंगे, कहां से शुरुआत हुई और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। लेकिन ये क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा समझ लीजिए, दो तरह के जीएसटी अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं। वैसे जीएसटी का नाम देख रहे हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजी, ये सब जीएसटी है। और दो तरह के हैं, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। इनपुट जीएसटी एसेट है, अभी मान लो मेरे कहने पर, तो इसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस। अभी के लिए इतना मानते हुए बस क्वेश्चन कर दीजिएगा, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो ये क्या बलाए है इसका मतलब समझेंगे दोस्तों। ठीक है जी। बस जाने से पहले, और ये बेटा ट्रायल के आगे वाले जो एमसीक्यूज है वो भी आपने करने हैं, इनको भी कीजिएगा। बस जाने से पहले अपने अपने रजिस्टर्स का एक लास्ट पेज खोल लीजिए। शायद मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा, बट फिर से ये बात पूछ रहा हूं, रजिस्टर के लास्ट पेज में कोई एग्जांपल लिखे हुए हैं आपने? क्या उसमें पानी के जार वाला एग्जांपल लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है दोस्तों। जिन लोगों ने ये पानी के जार वाला एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, जो लोग बाद में ज्वाइन किया, आप सब लोग भी देख लीजिए और ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं रजिस्टर के लास्ट पेज पे वो एग्जांपल लिखवाता हूं जो आपके पूरे करियर में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसका किसी चैप्टर विशेष से या किसी सब्जेक्ट से नाता नहीं है, वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, मेरे सेंटर पे आप लोगों को पानी पिलाने के लिए हम पानी के बॉटल्स, पानी के जार खरीदते हैं 20 लीटर वाले, 20 लीटर वाटर बॉटल्स। प्लास्टिक की बॉटल है, एक्वाफिना, किनले, इन कंपनीज की आती है। मैं ये बॉटल खरीदने मार्केट में गया। जब मैंने ये बॉटल खरीदी तो दुकानदार ने कहा सर 200 रुपए की बॉटल है। मैंने कहा यार पानी इतना महंगा? एंड ही सेड नहीं सर, पानी सिर्फ 50 रुपए का है। जो आप प्लास्टिक की बोतल लेके जा रहे हो, उस खाली बोतल की सिक्योरिटी डिपॉजिट है 150 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द प्लास्टिक बॉटल 150 रुपए। तो आप मुझे टोटल 200 रुपए दे दो, आप जब खाली बॉटल वापस करोगे तो 50 रुपए, 150 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। यू विल गेट द सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा। मेरी जेब से कैश कितना गया? 200 रुपए। पक्का? मेरा खर्चा कितना? क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 50? क्यों बेटा? तो क्या ये प्रिंसिपल बोली जा सकती है, जो पैसा हमने पहले किसी को दिया और बाद में वापस आना है,
वो हमारा खर्चा नहीं होता, वो हमारा एक एसेट है, एसेट। इसीलिए हम जब ये पेमेंट करते तो हम एंट्री पास करते ऐसी, वाटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा खर्चा 50 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 150 रुपए, टू कैश 200। बस इस इतने से एग्जाम्पल को याद रखिएगा, पूरा जीएसटी यहां से बनवा दूंगा अगर आप इतना सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूरा जीएसटी, ऑफ कोर्स जीएसटी का मतलब समझना होगा, अकाउंटिंग सिर्फ इसी थीम पे बेस्ड होगी, ओनली ऑन दिस थीम। ठीक है जी, याद रह जाएगा दोस्तों। अगर दुकानदार कहता पूरा 200 का 200 पानी के लिए है, मतलब बॉटल भी आपकी है, जैसे पेप्सी का कैन पीते हो, वो कभी कैन पिया, जो पैसे दिए क्या उसमें कैन की कॉस्ट जुड़ी हुई है, लेकिन वो कैन वापस नहीं लेता। तो मान लीजिए जो बॉटल में लेके आया, दुकानदार ने कहा 200 रुपए की बोतल है जी, बोतल उसके बाद आपकी, मुझे पानी कितने का पड़ा? 200 रुपए। तब मैं क्या एंट्री पास करता? वाटर, पूरे 200 रुपए। यानी अगर मैंने पे किया और बाद में वापस नहीं मिलना तो मेरी कॉस्ट पूरी की पूरी है, लेकिन अगर मैंने कुछ पे किया उसमें से कुछ वापस आना ही आना है, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इट्स लाइक अ एसेट फॉर मी। राइट नाउ अगली क्लास में ऐसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे।